पानी के लिए बोल। अच्छा पानी आ गया है। अनिरुद्ध वैसे दोनों पानी गर्म आए हैं, पता है, दोनों पानी गर्म आए हैं। एक नॉर्मल पानी बोल देना अनिरुद्ध प्लीज। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे अमेजिंग जग से न्यारे सपोलों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम। अरे भाई, कभी अनिरुद्ध रहता है, कभी दीपक रहता है, तो वो चेंज होते रहते हैं बेटा, है ना। उसमें तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है। अरे ये दीपक कहाँ चला गया? हाँ यार, ये ना चेंज एक्चुअली पता है, मैं बताती हूँ, सुनो सुनो सुनो, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसको काट देते हैं। मैं बताती हूँ ये ऐसा क्यों होता है। पीपीटी में खुद बनाती हूँ। अब फर्स्ट जो लेक्चर है ना उसको, मतलब फर्स्ट जो पीपीटी होती है, मैं पता नहीं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट मैं कर रही हूँ, तो उसको कॉपी करती हूँ, फिर कॉपी वो पीपीटी कॉपी होती है, फिर उसके अंदर नया कंटेंट फिर मैं डालती हूँ, है ना। तो अब नया कंटेंट डालते वक्त में ये चेंज करना भूल जाती हूँ। अब ये गलत हो गया था। अब कल की क्लास में, अब कल तो क्लास ही नहीं है यार, अगली क्लास में देखेंगे कि भाई फिर से गलती ना हो जाए। यहाँ पे चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कल की क्लास पढ़ के आयो। दिस इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेक्चर नंबर 2। yes everybody, very very good afternoon, good afternoon, good afternoon। yes, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार बता दो। युगल भाई कहाँ है? युगल भाई मुझे भी नहीं पता है कहाँ है, पता है अनिरुद्ध? युगल भाई कहाँ है भाई? ये कहता है युगल भाई पागल ना हो तो। एक्चुअली ऊपर में भी बेटा एक फ्लोर बन गया है ना, वो अपर फ्लोर में शिफ्ट हो गया है युगल, है ना। फर्स्ट हाफ ऑफ जब सेशन स्टार्ट हुआ था तो युगल लेक्चर कराता था। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लेक्चर 1, पार्ट 1, लेक्चर 1 नहीं पार्ट 1। और ये है मेरे टेलीग्राम चैनल, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक। तो आप एक बारी मुझे बताइए हाउ इज दी जोश, और हम एक बारी बेटा फटाफट से बहुत जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेंगे बेटा। सबसे पहले कल की क्लास में जो पढ़ा था, वीक की लास्ट क्लास है। एक बच्ची कह रही है मैम वीक की लास्ट क्लास है, बट बेटा अगला वीक भी फिर से आएगा और फिर से हमारी बेटा क्लास होगी। हमें तो पता ही नहीं था। व्हाट अ न्यू इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब हम करते हैं बेटा समाप्ति एक्सप्रेस। वैसे ज्यादा समाप्ति एक्सप्रेस वाला, मतलब कल हमने बहुत जनरल बातें की थी, तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं। आज हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स शुरू करेंगे। कल की जो जो चीजें पढ़ी थी फिर भी इन जनरल में आप लोगों को बता देती हूँ। तो हमने कल की क्लास में बेटा ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब केवल हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होना नहीं, क्या सिर्फ उनका सही से काम करना नहीं, फिजिकली गुड वेलबींग होना चाहिए इन एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल, सोशल, ऑल एस्पेक्ट ऑफ वेलबींग will make that person reproductively healthy। और ऐसे लोग जब उस समाज में रह रहे होते हैं तो वो समाज बनता है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी गाइज। फिर हमने कहा कि देखिए किसी भी समाज में एक बहुत बड़ी समस्या होती है पॉपुलेशन की, क्योंकि पॉपुलेशन जब बहुत ज्यादा होती है तो बेटा उससे एसोसिएटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक चीजें, रोटी कपड़ा और मकान भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन से एसोसिएटेड होती है बेटा अनएम्प्लॉयमेंट, और फिर उससे एसोसिएटेड होती है पॉवर्टी। एंड दैट्स वाई हमारे लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमने बेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पढ़ा था कि किस रेट से हम लोग बेटा तेजी से जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे बेटा। वर्ल्ड पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर किसी देश का है, जी हाँ आपने सही सुना और कल सही पढ़ा, इंडिया की पॉपुलेशन आपने देखी, और एनीवे तो उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एनीवे फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो हमने कहा बेटा कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो इंडिया वाज अमंग द वेरी फर्स्ट कंट्री इन द ईयर 1951 टू स्टार्ट इनिशिएट द प्रोग्राम कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसके तहत एक मेन मुद्दा था कि भैया
फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लो, उससे बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी। एंड टाइम टू टाइम बेटा इनमें मॉडिफिकेशंस होती रहती हैं। एंड देन देयर वर बेटर प्रोग्राम्स दैट केम व्हिच इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसके तहत बेटा बहुत सारी चीजों पे ध्यान रखा गया, बहुत सारे मुद्दों पे बेटा बातें की गई और बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की गई। मेन उसका एम था कि लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट कर देते हैं भाई, है ना, अवेयरनेस क्रिएट कर देते हैं, लोगों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत जागरूक कर देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे ये चीजें हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, वैसे तो बेटा नॉलेज अवेयरनेस ये क्रिएट करने का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल होता है, हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का, हमारे क्लोज रिलेटिव्स का, भूलिएगा मत, और हमारे प्रिय मित्रों का, ठीक है ना, फ्रेंड्स का। फिर हमने कहा कि आरसीएच के तहत बहुत सारे ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के हेल्प से, यानी न्यूज़पेपर एड्स, रेडियो में बेटा कुछ ऐसे चीजें प्ले कर दी गई, या नुक्कड़ नाटक हो गया, या न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल निकल गया, ऐसी चीजों के तहत हमारी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेटा लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। awareness about sexually transmitted diseases, awareness about beta sexual crime, sexual abuse, sexual myths, awareness about menstrual hygiene, awareness about beta many other things, equal opportunities हो एक individual को irrespective of the gender equal opportunity मिलनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें बेटा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के प्रोग्राम में आई। जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में एक ही उद्देश्य था, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, बट यहाँ पे और भी चीजें, यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ केयर, मैटरनल हेल्थ केयर पे भी फोकस किया गया कि एक प्रेग्नेंट मदर को भी केयर होनी चाहिए। एक मदर जब वो बर्थ दे देती है तो केवल बच्चे की केयर नहीं होनी चाहिए, बल्कि पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर भी होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, रिसर्च इस फील्ड में प्रमोट किया गया, जहां मैंने आपको एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बताई, जो मैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जब पढ़ाऊंगी तो उसके साथ में मैं डिस्कशन कर दूंगी। दैट इज बेटा सहेली, विच वॉज डेवलप्ड बाई CDRI लखनऊ, उसके बारे में डिस्कशन करूंगी मैं डिटेल में आगे। एमनियोसिंथेसिस के बारे में बेटा हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई एक ऐसा टेस्ट जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को पता करने के लिए किया जाता है और किया जाना चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है जिसमें फीटल सेल्स होते हैं, जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता कर सकते हैं कि कहीं कुछ बहुत खतरनाक कोई चीज तो नहीं है। लेकिन इसका मिसयूज लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इस पे बेटा लीगली लॉफुली स्टैच्यूटरी बैन लगाया गया फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन बिकॉज देयर वर केसेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड। इस आरसीएच के तहत मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन को भी प्रमोट किया गया, वैक्सीनेशन को लंबे स्तर पे, कि भाई ऐसी बीमारियां जो प्रिवेंट की जा सकती है वैक्सीन्स के हेल्प से, तो बड़े स्केल पे बेटा लाखों की तादाद में बच्चों को वैक्सीनेट करो। तो मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन वाज आल्सो प्रमोटेड। फिर हमने कहा कि सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन सारी चीजों की तो बेटा तभी हो पाएगी, बातें सिर्फ करने से तो नहीं होगी, इंप्लीमेंटेशन तभी हो सकती है जब हमारे पास अच्छी बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, अच्छे हॉस्पिटल्स रहे, अच्छे बेटा नर्सिंग होम्स रहे, अच्छे मशीन्स रहे, अच्छे प्रोडक्ट्स रहे, मेडिसिन रहे, मटेरियल अवेलेबिलिटी मतलब, और एक्सपर्टीज रहे, अच्छे डॉक्टर्स रहे, अच्छे नर्सेस रहे, तो हम इनके सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन कर पाएंगे। अच्छा, इसके तहत कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को भी प्रमोट किया गया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ना कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं भाई। अगर अनवांटेड कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उसको रोका जा सकता है। देयर आर मेथड्स अवेलेबल जिसको लोग अपना सकते हैं, और कुछ मेथड्स तो ऐसे भी होते हैं जो केवल बेटा अनवांटेड प्रेगनेंसी से नहीं सिर्फ नहीं रोकते हैं, बल्कि बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी रोक सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने आरसीएच के तहत पढ़ी, और फिर हम बेटा आए सीधे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन ग्रोथ पे। तो किसी भी देश की पॉपुलेशन, हमने बेटा कुछ पॉपुलेशन का डेटा पढ़ा था जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी पॉपुलेशन थी 350 मिलियन। बाय 2000 हमारी पॉपुलेशन थी बेटा क्लोज टू 1 बिलियन। बाय 2011 हमारी पॉपुलेशन थी 1.2, एंड करेंटली अगर आप देखोगे बेटा 1.4 प्लस हो चुकी है। एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन भी एक मेंशन किया हुआ है 1900 के करीब बेटा 2 बिलियन। बाय 2000 इट इज अराउंड 6 बिलियन, एंड बाय 2011 इट इज 7.2 बिलियन, एंड नाउ बेटा करेंटली 8.2 प्लस पॉपुलेशन चल रही है, 8.2, 8.3, 8.4, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 8 प्लस बेसिकली, ठीक है ना, पॉपुलेशन हमारी वर्ल्ड की चल रही है। तो ये हमने पॉपुलेशन डेटा पढ़ा। फिर हमने कहा कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उस जगह की बर्थ रेट यानी कि नेटेलिटी, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स बेटा पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, वो बर्थ रेट होती है। ऑफ कोर्स बेटा अगर किसी भी पॉपुलेशन की बर्थ रेट ज्यादा है तो वो उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाएगी। किसी भी प्रकार की अगर डेथ रेट, मोर्टालिटी कम है, मोर्टालिटी ज्यादा है, कम नहीं,
अगर किसी भी पॉपुलेशन की मॉर्टालिटी ज्यादा है तो पॉपुलेशन कम होगी, अगर मॉर्टालिटी कम है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। ये तो बहुत इजी सा था ना बेटा, बहुत इजी सा था, है ना। हमने कहा मोर्टालिटी इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। मैटरनल मोर्टालिटी रेट, जो न्यू मदर्स हैं उनका जो बेटा डेथ रेट है, दैट इज मैटरनल मोर्टालिटी रेट। न्यूली बॉर्न जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स बिलो 1 ईयर ऑफ एज, उनका जो डेथ रेट है दैट इज कॉल्ड एज इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। इनफैक्ट बेटा एनसीईआरटी ने कहा भी है, डेवलपमेंट के साथ साथ में क्योंकि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर ये सारी चीजें हो गई थी, बेटर फैसिलिटीज हो गई थी, तो ये आईएमआर और एमएमआर एक्चुअल में कम हो रहे थे, वो भी पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं बेटा कंट्रीब्यूट कर रहे थे। माइग्रेशन भी इंपैक्ट करता है, अगर किसी पॉपुलेशन में मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, इमिग्रेशन, इन इन इन, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। एग्जिट एग्जिट एग्जिट, तो पॉपुलेशन का साइज बेटा घटेगा। एमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज, जैसे जापान का कंडीशन मैंने बताया था कि वहां पे अभी ओल्ड यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के लोग ज्यादा हैं, दैट्स व्हाई द कंट्री इज वरीड अबाउट द कमिंग जनरेशन। क्योंकि अगर किसी भी कंट्री में रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप के जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, अगर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो दे कैन कंट्रीब्यूट टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। हमने एक 2011 का सेंसस रिपोर्ट पढ़ा था जिसके अकॉर्डिंग हमारी जो ग्रोथ रेट थी दैट वाज लेस देन 2%। उसका मतलब क्या था बेटा, लेस देन 2% कैसे कैलकुलेट किया था, मैंने आपसे बताया था कि इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली 20 न्यू इंडिविजुअल्स ऐड हो रहे हैं पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर। परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे अराउंड 2% आ रहे हैं, 2% या लेस देन 2% इज द सेम थिंग। तो अप्रोक्सीमेटली हमारी ग्रोथ रेट लेस देन 2% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम यहां से कंटिन्यू करेंगे कि भैया देखो आरसीएच के तहत हमने थोड़ा बहुत पॉपुलेशन को तो कंट्रोल किया बट इट वॉज मार्जिनल। एनसीईआरटी ने कहा है ना। यस गाइस, एक बच्चा कह रहा है भाई इसने अपना वर्डिक्ट दे दिया है? मीनल ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है बेटा कि जापान इज अ, लिखा है डिप्रेसिंग कंट्री। मैंने बोला ना बेटा तूने पता नहीं क्यों लिखा है ये, पर हम सब बस अपना एक ओपिनियन बना चुके हैं, ऐसा ही होगा। हाँ, हम भले ही, हमारा देश भले ही कैसा भी हो, हम भले ही कैसे हो, बट जापान इज अ वेरी डिप्रेसिंग कंट्री बिकॉज आई हैव बीन टू जापान 100 times। आई हैव सीन द पीपल क्राइंग। ठीक है तो एनीवे बेटा, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस बोल देते हो, कैसी बातें करते हो। अब हम बेटा पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब हमें इस पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाना है। सोच तो हम बहुत पहले से रहे, तो हमने ना कुछ कुछ चीजें बेटा की। अब मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जैसे कि तुम लोग जैसे ही बेटा क्या क्या किया गवर्नमेंट ने छोटी फैमिलीज को बेटा मोटिवेट करने की, मतलब छोटी फैमिलीज को मोटिवेट नहीं किया, बोला छोटा फैमिली बनाओ, छोटा फैमिली हो, उसके लिए मोटिवेट किया, है ना। सो दे प्रमोटेड बेटा दी स्मॉलर फैमिलीज। आपको मेरी अंग्रेजी अगर थोड़ी सी खराब लग रही है तो बेटा तुम्हारी उससे भी खराब है, मैं सही अंग्रेजी और हिंदी में भी बताती हूँ, चैट्स ऑफ कर देती हूँ मैं, सुनिए मेरी बात ध्यान से। मतलब गवर्नमेंट बेटा प्रमोटेड स्मॉलर फैमिलीज, उन्होंने कहा छोटी फैमिली बनाओ, ठीक है ना, कि छोटी फैमिलीज होनी चाहिए गाइज। और उन्होंने ऐसे चीजों को मोटिवेट करने के लिए 1 चाइल्ड नॉर्म भी लेके आए, 1 चाइल्ड पॉलिसी भी लेके आए, और ना उन्होंने छोटी फैमिलीज जो थी उसको ना वो दिया, क्या बोलते, इंसेंटिव्स दिए। अब लालच जो है ना बेटा, इंसेंटिव इज लाइक अ लालच, काइंड ऑफ लालच यू कैन से, है ना। इंसेंटिव एक प्रकार का लालच ही होता है, लेकिन भाई हम भी तो लालची हैं, तो हमें चाहिए लालच, हमें दो लालच, हम लालची लोग हैं, लालची बंदर है हम। तो लालच दिया, बोला कि भाई जो ऐसे, पता कैसे लालच, मॉनिटरी बेनिफिट्स भी देते थे, मॉनिटरी बेनिफिट्स भी देते थे, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स भी देते थे। जैसे बेटा कोई स्कीम लेके आ गए उनके लिए, उनके बच्चों के लिए बेटा स्कूल में कुछ एडवांटेज दे दिया, राशन में उनको कुछ एडवांसमेंट दे दिया, घर लेने के लिए उनको जो कुछ पॉलिसीज होंगी उनके लिए थोड़ी सी ईजी हो गई। इस तरीके के लालच, इस तरीके के बेनिफिट्स लोगों को दिए जाने लगे। सोचो बेटा, इस चीज को बताने के लिए कि भैया छोटा परिवार इस सुखी परिवार, ऐसे स्लोगन्स को प्रमोट किया जा रहा था। छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, है ना, और भी कुछ कुछ बेटा बोला जाता था, ठीक है ना। ऐसे सब छोटे छोटे पोस्टर, बिल्स और ये सारी चीजें बेटा बनाई जा रही थी सो दैट स्मॉलर फैमिलीज आर मोटिवेटेड। यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स वाज आल्सो बेटा प्रमोटेड, और जिसके बारे में अभी हम डिस्कस भी करने वाले हैं, ठीक है ना। मैरिजेबल एज को इंक्रीज कर दिया गया कि भैया अब कि मिनिमम भैया लड़की 18 साल की हो और लड़का मिनिमम भाई 21 साल का हो, मैरिजेबल एज इतनी हो,
समझदार तो बेटा लोग कितने ही बन पाते हैं, ये तो आप भली भांति बेटा परिचित हैं, लेकिन इसके अनुसार भैया थोड़ी समझदारी आ जाएगी तो थोड़ा अपनी फैमिली प्लानिंग ठीक ठाक से कर लेंगे। हो नहीं पा रही है वो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं बेटा, हमें तो जो पढ़ना है वो तो पढ़ना ही है हमें गाइस। तो हम लिख लेते हैं कि पॉपुलेशन को भैया मुट्ठी में करना है, ठीक है ना। चलिए तो टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन, लिखिए गाइस, लिखिए लिखिए लिखिए। टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन, to control the population, government promoted, ऐसे कह सकते हैं promoted, government promoted, promoted नहीं बेटा, took various steps ऐसे लिखते हैं, took various steps, हमें इसको ओवरकम करना है। various steps like one child norm लेके आए, motivated people to have smaller families, कि छोटी फैमिलीज बनाओ गाइज, क्योंकि छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है, ठीक है ना। स्मॉलर फैमिलीज, वन चाइल्ड नॉर्म भी लेके आए, वन चाइल्ड नॉर्म एक्सेट्रा। इंसेंटिव्स गिवन टू स्मॉलर फैमिलीज, इंसेंटिव का मतलब बेटा क्या होता है पता चल गया ना। इंसेंटिव गिवन टू स्मॉलर फैमिलीज, इंसेंटिव्स बेटा गिवन टू स्मॉलर फैमिलीज, ठीक है। इसके अलावा मैम मैरिजेबल एज को इंक्रीज कर दो भाई, मैरिजेबल एज लड़कों के लिए कर दो भैया 21 साल, कि थोड़े से भाई समझदार हो जाएं ताकि आगे अपनी फैमिली प्लानिंग ठीक से कर पाए, ठीक है। मोटिवेटेड मतलब पता है क्या, एनकरेज्ड पीपल टू हैव स्मॉलर फैमिलीज, ये मेरे कहने का उस वक्त में मतलब था, एनकरेज किया उन्होंने लोगों को कि भाई छोटी फैमिलीज होनी चाहिए। देन इसके अलावा क्या किया बेटा, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स को बेटा प्रमोट किया, प्रमोटेड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अच्छा वो वाले स्लोगन्स उसके बारे में तो थोड़ा सा लिख लेते हैं ना, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रमोटेड, जिसलिए तो बेटा अब हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। अरे प्रमोटेड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रमोटेड क्यों लिख दिया है मैंने, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या डिवाइसेस, बेसिकली कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेसिकली, ठीक है ना। अच्छा फिर नंबर 5, पोस्टर्स बिल्स with slogans like हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेटा आपको 2-4 और पता होंगे, है ना। was also promoted। अब हम एक्चुअल में इसमें से जिस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, प्रमोटेड, ठीक है ना। ये कुछ चीजें की बेटा हमारे गवर्नमेंट ने, सो दैट बेटा पॉपुलेशन को थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जा सके। इसे डन कर लो। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है ना। तो ये सारी इनिशिएटिव्स बेटा हमारी प्यारी प्यारी जग से न्यारी बेटा गवर्नमेंट ले रही थी कि भैया कुछ तो कंट्रोल हो सके, ठीक है ना। डन कर लीजिए एवरीबॉडी एवरीबॉडी एवरीबॉडी।
डन? आई थिंक आप बेटा मेरे साथ में ही लिख रहे होंगे, ठीक है ना? ये ऐसे छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, है ना, ऐसा हम कुछ पोस्टर और बिल बेटा बना रहे थे, हम नहीं बना रहे थे, गवर्नमेंट बना रही थी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट। बेटा एनसीईआरटी को भी थोड़ा अच्छे से मेरे साथ में रीड करो, ठीक है ना? तो बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करो, छोटी फैमिलीज बनाओ। यू माइट हैव आल्सो सीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज बेटा सर्टेन पोस्टर्स और बिल, जहां पे एक हैप्पी फैमिली दिखाई गई है, जहां 2 बच्चे हैं, स्लोगन है हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू। मेनी कपल्स, मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग ones, even have adopted one child norm. Then statutory raising, मतलब लीगली बेटा रेज किया, मैरिजेबल एज को बना दिया फीमेल्स के लिए 18 ईयर्स, मेल के लिए बेटा 21 ईयर्स। इंसेंटिव्स देने लग गए कपल्स को विद स्मॉलर फैमिलीज। Incentives given to the couple with small families are 2 of the other measures taken to tackle this problem. बोला ये भी किया गया ताकि इस प्रॉब्लम से को हम टैकल कर सके, हैंडल कर सके। Let us describe some of the commonly used contraceptive methods that helps to prevent unwanted pregnancies. ठीक है ना? चलिए अब हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इस चीज को प्रमोट किया ताकि छोटी फैमिलीज आ पाए, कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल है भैया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर लो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो लोगों को। लेकिन होती क्या है बेटा ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? व्हाट आर दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, अब मैं पहले आपको कुछ जनरल बातें बताऊंगी बेटा, ठीक है ना? इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम। आप उम्मीद कर सकते हैं इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस पार्ट से तो 100% क्वेश्चन आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, 100% क्वेश्चन आएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव एंड कंसेप्शन, अभी मैं लिखवाऊंगी, दोनों शब्दों में अंतर है बेटा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस ऐसे मेथड्स हैं या ऐसे डिवाइसेस हैं बेटा जिनका इस्तेमाल करने से, जिनका यूज करने से कंसेप्शन नहीं होता। कंसेप्शन का मतलब होता है टू कंसीव, यानी टू गेट प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी नहीं होती, कंसीव नहीं कर पाते, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। ऐसे मेथड्स, ऐसे डिवाइसेस को बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। डिड यू गेट माय पॉइंट? So all those methods, all those beta techniques, all those devices that a person can use to prevent unwanted pregnancies, to prevent conception. Conception is to conceive. Conceive करना मतलब conceive करना, pregnant होना, pregnancy को रोका जा सकता है। I hope I am clear, ठीक है ना? अब बेटा एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का या आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का क्या बेटा प्रॉपर्टी होना चाहिए? व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसको हम एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करें? क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए मैम? नंबर 1 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट शुड एक्चुअली प्रिवेंट अगेंस्ट प्रेगनेंसी। एक ऐसा मेथड होना चाहिए, एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो एक्चुअल में प्रेगनेंसी को रोके। दैट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। हाँ, सारे कॉन्ट्रासेप्टिव के फेलियर रेट्स भी होते हैं बेटा, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट हाँ एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को मैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या डिवाइस बोल रही हूँ, तो आइडियली उसके पास बेटा ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि भाई वो प्रेगनेंसी को रोक दे। साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट मैम कम साइड इफेक्ट्स हो तो बेटर होगा, शुड हैव लेस साइड इफेक्ट्स, ठीक है ना? इसके अलावा मैम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऐसे हो जो इजीली अवेलेबल हो। ऐसा ना हो कि हम सोच रहे हैं कि भैया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते तो अनवांटेड प्रेगनेंसी रुक जाती, लेकिन सोच यहाँ बैठे बैठे दिल्ली में रहे हैं और जाना पड़ रहा है बेटा 500 किलोमीटर दूर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है ना? कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। अब अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बेटा अलग अलग प्राइस रेंज में पड़ सकते हैं, बट देयर आर वेरी वेरी मतलब सस्ते कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि भैया एक किडनी ले लो और एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आई मीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस खरीद लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब भैया इजी टू यूज होना चाहिए, ठीक है ना? रिवर्सिबल होना चाहिए। वैसे ज्यादातर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हम पढ़ेंगे या मेथड्स हम पढ़ेंगे वो रिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि यार जब तक तो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए
तब तक तो प्रेगनेंसी ना हो, लेकिन जब बंदा कपल नहीं, जब कपल भैया कंसीव करना चाहता है तो कंसीव कर पाए, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और बेटा कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ऐसे होते हैं जो दैट अ पर्सन और द कपल और द इंडिविजुअल टेक्स अपॉन डॉक्टर्स एडवाइस, अपने मन से नहीं करना चाहिए, बिकॉज हॉर्मोन्स होते हैं, आपकी बॉडी की मैकेनिज्म से वो बेटा छेड़छाड़ करते हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, बट यूजुअली ऐसे हो जो जब तक तो यूज कर रहे हैं तब तक आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बट जब बंदे को कंसीव करना है, प्रेग्नेंट होना है, तो वो प्रेग्नेंट हो पाए, ठीक है ना। ये सारी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हम इसके बारे में बेटा पहले लिख लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर मेथड्स, देखो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और डिवाइसेस एक साथ लिख देती हूं ना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स और डिवाइसेस are those नीचे जा रहे हैं क्या ये, which when used can prevent unwanted pregnancies बेटा, unwanted pregnancies, प्रेगनेंसीज। और ऐसे लिख लो प्रिवेंट कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब होता है बेटा कंसीव करना, कंसीव करने का मतलब होता है प्रेग्नेंट होना। यार एक तो मैं बोलते बोलते ना उल्टा पुल्टा स्पेलिंग हो जाती है भाई। कंसेप्शन बोल रही होती हो ना, कंसेप्शन, टू प्रिवेंट कंसेप्शन मतलब कंसीव ना हो, प्रेग्नेंट ना हो। और जैसे कि मैंने बोला बेटा एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या, बहुत आसान है बेटा ना, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की मैम क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉपर्टीज, जो मैंने बताया बेटा वही लिखेंगे, फटाफट से हाथ चलाना, ठीक है ना। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की प्रॉपर्टी होनी चाहिए मैम नंबर 1, जिसके लिए यूज कर रहे हैं भाई वो चीज तो हो जाए ना, इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी, इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी भाइयों और बहनों, इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी होनी चाहिए सब बोलो, ठीक है ना। नंबर 2 बेटा कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, किडनी ना बेचना पड़े, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए बच्चा, ठीक है। नंबर 3 यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। कई बार ना बेटा हम ना यूजुअली इतना बोलने के यूज टू होते हैं इको फ्रेंडली, जब ऑफलाइन में पढ़ाती थी तो यूजुअली बच्चों से पूछते थे, कई सारे बच्चों के मुंह से निकल जाता था इको फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली भैया जो यूज कर रहा है बंदा यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर 4 हम क्या कह रहे हैं बेटा, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, है ना, इजीली अवेलेबल, भैया दिल्ली से कन्याकुमारी नहीं जाना पड़ रहा है, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 5 बेटा लेस साइड इफेक्ट्स हो तो बेहतर हो, लेस साइड इफेक्ट्स हो तो बेहतर हो। इसके अलावा मैम और क्या होना चाहिए गाइस, व्हेन द कपल वांट्स टू कंसीव, when the couple wants to conceive they can conceive, they should be able to conceive, यानी रिवर्सिबल हो तो बढ़िया है। हालांकि मैं आपको एक मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ाऊंगी बेटा जिसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है, बट आप देखोगे रिवर्सिबल, पहले मैं एक बार लिख देती हूँ, रिवर्सिबिलिटी, नहीं तो पूरा झोल हो जाता है ना। हालांकि मैं आपको एक मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का पढ़ाऊंगी जो वो कपल तभी अपनाता है जब उसको आप बच्चे नहीं पैदा करने, है ना, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहां तक पहले आप गाइस डन डन कर लीजिए, डन कर लीजिए। बेटा यहां तक कोई दुखदर्द समस्या एक बारी बता ही दो, यहां तक बेटा इजी है, यहां तक इजी है, यस यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, सबका डन हो गया।
हाँ, ट्यूबेक्टॉमी की बात कर रही हूँ या वैसेक्टॉमी की बात कर रही हूँ बेटा। ये वो मेथड्स हैं जो एकदम लास्ट में अपनाए जाते हैं कि भैया अब बच्चा नहीं पैदा करना है, ठीक है ना। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओके बेटा। एक बच्चा कह रहे प्रिवेंट एसटीडी, बेटा वो एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस सारे बेटा नहीं प्रिवेंट करते हैं, सारे नहीं प्रिवेंट करते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जो केवल बेटा आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट करते हैं। यस, एवरीबडी डन, वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव्स को ना हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टेम्पररी मेथड्स और एक होते हैं बेटा जिन्हें हम कहते हैं परमानेंट मेथड्स। टेम्पररी मेथड्स और परमानेंट मेथड्स का मतलब है टेम्पररी मेथड जिनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, जब बच्चा पैदा करना चाहते हैं तो पैदा कर पा रहे हैं। और परमानेंट मेथड को परमानेंट इसीलिए बोला बिकॉज दे आर यूजुअली बेटा सजेस्टेड टू कपल्स who now does not want to conceive, तो उनके लिए यूजुअली वो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन सजेस्ट किया जाता है। तो हम बढ़िया से फ्लो चार्ट में लिखते हैं एवरीबॉडी बेटा अटेंशन अटेंशन अटेंशन, ठीक है ना एवरीबॉडी। हमने कहा मैम हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स भैया कॉन्ट्रासेप्टिव्स को मैम हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है बेटा जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, टेम्पररी मेथड्स, टेम्पोररी मेथड्स। एक हम कहते हैं मैम परमानेंट मेथड्स, परमानेंट मेथड्स, सही, ठीक। परमानेंट मेथड्स एंड दिस इज बेटा टेम्पररी मेथड्स, ठीक है। मैं ये कह सकती हूं सपोलो कि इसमें हम कह रहे हैं गुड रिवर्सिबिलिटी, और रिवर्सिबिलिटी का मतलब मैं समझा चुकी हूं। रिवर्सिबिलिटी मतलब भैया शिव बैक टू स्क्वायर वन, कंसीव करना है तो कंसीव कर पाए अब, ठीक है ना। सो गुड रिवर्सिबिलिटी, दिस हैज बेटा पुअर, ये है और ये है ठीक है ना, दिस इज पुअर रिवर्सिबिलिटी। बेटा क्लास में ये सारे टॉपिक्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सच में आपको क्लास में समझ आ जाएंगे, कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएंगे, लर्न भी हो जाने चाहिए। सो दीज आर सर्टेन टॉपिक्स जिनमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मैं तो पढ़ा ही रही हूं लेकिन आपको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब मैम टेम्पररी मेथड्स में सबसे पहला जो चीज हम पढ़ेंगे, बेटा मैं रोमन में नहीं लिखती हूं, है ना, रोमन में मौत आ जाएगी बेटा आगे तक लिखने में। नंबर 1 में लिख रही हूं, इसमें आते हैं सपोलो हमारे नेचुरल मेथड्स। गाइज नेचुरल, जब हम नेचुरल की बात करते हैं तो क्या कर रही हूं मैं, नेचुरल मेथड्स। जब मैं बेटा नेचुरल मेथड्स की बात कर, जब मैं नेचुरल की बात कर रही हूं तो यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल मींस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट नेचुरल, ठीक है, मींस वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ चीज, वी आर नॉट यूजिंग एनी थिंग, वी आर नॉट यूजिंग एनी थिंग, ना हम किसी बैरियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना किसी केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिवाइस इज द राइट वर्ड, चीज मतलब डिवाइस, नॉट CHEESE, मतलब किसी बेटा ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम नेचुरल बेटा प्रिंसिपल पर अभी हम देखेंगे, हमारी कैलकुलेशन के बेसिस पर, आधार पर, हमारे साइंस की नॉलेज के आधार पर हम बेटा जब प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, उन सारे तकनीकों को, टेक्निक्स को हम बोलते हैं नेचुरल मेथड्स। और नेचुरल मेथड्स में सपोलो हम पढ़ेंगे 3 चीजों के बारे में। एक पढ़े, मैंने यहाँ पे लिखवा रही बेटा, यहाँ पे इतनी कहानी क्यों लिखवाऊं जब मुझे अलग से तुम्हें बताना ही पड़ेगा। नेचुरल मेथड्स में हम पढ़ेंगे सेफ पीरियड, कैलेंडर मेथड, रिदम मेथड भी बोलते हैं, है ना। हम पढ़ेंगे बेटा अबाउट क्वाइटस इंटरप्टस जिसे विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं, एंड हम पढ़ेंगे लैक्टेशनल एमिनोरिया के बारे में। ये 3 नेचुरल मेथड्स हम पढ़ेंगे। बट जब हमें किसी चीज CHIZ वाली चीज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो सेकंड हम पढ़ेंगे बेटा दैट इज बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बैरियर मेथड जैसे बेटा तुम्हारे और सिलेक्शन के बीच में भी कुछ बैरियर्स हैं जो वो क्रॉस कर जाएंगे तो उस बैरियर को चीर के सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। उस बैरियर में आती है नींद, उस बैरियर में आती है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, सारे बेटा
नहीं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बैरियर नहीं है, वो तो बल्कि मोटिवेटिंग फैक्टर है, उल्टा हो गया। बैरियर का मतलब जो तुम्हें रोक रही है बेटा, तुम्हारा आलस, इनडिसिप्लिन, इनकंसिस्टेंसी, टेस्ट ना देना, ये बैरियर। एक बैरियर का मतलब एक दीवार की तरह काम कर रही है बेसिकली, ठीक है ना, जो तुम्हें वहां तक पहुंचने से रोक रही है। यहां पे भी तुम ऐसा देखोगे कि बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्चुअल में किस तरीके से प्रेगनेंसी को रोकते हैं, एक दीवार की तरह काम करते हैं, कैसे अभी मैं बताऊंगी। नंबर थर्ड मेथड आता है बेटा जिसमें हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको बोल दिया डायरेक्टली केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जिनमें हम क्रीम्स, जेलीज, फोम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा खतरनाक केमिकल्स का यूज करेंगे। स्पर्म्स के लिए खतरनाक होते हैं एक्चुअल में वो। नंबर 4 जिससे बहुत ज्यादा बेटा नीट में सवाल आता है, बहुत ही ज्यादा, आईयूडीज कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, या आईयूसीडीज भी बोलते हैं, मैं फुल फॉर्म आगे बताऊंगी। नीट में बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक हॉट टॉपिक हॉट टॉपिक, स्टार मार्क। नंबर 5 हम बेटा बात करेंगे ओरल मेथड्स की, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं, पिल्स जो आप सबने बेटा पॉपुलरली सुनी होगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि पिल्स। फिर नंबर 6 बेटा हम बात करेंगे इम्प्लांट्स की, एंड नंबर 6 बेटा यहाँ पे 7 नंबर 7 हम बात करेंगे सपोलो इंजेक्टेबल्स की। ठीक है गाइज, इजी पीजी, ठीक है। सीक्वेंस में आपने देख लिया कि कौन कौन से मेथड्स हमें नेचुरल में, टेम्पररी मेथड्स में पढ़ने हैं। परमानेंट मेथड रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है, ये बेटा जो होते हैं ना कुछ सर्जिकल मेथड होते हैं, क्योंकि यहां सर्जरी करनी पड़ती है, सर्जिकल मेथड्स होते हैं गाइस। और इसमें 2 मेथड्स के बारे में हमें पढ़ना है, एक होती है जिसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, अगेन नीट में पूछा हुआ सवाल है ट्यूबेक्टोमी, और बहुत इजी टॉपिक है एक्चुअल में ये, इनफैक्ट सारे ही टॉपिक्स बहुत इजी है, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। मैं इजी इसीलिए बोल रही हूं, पता है क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पढ़े हुए टॉपिक्स का ना जो एप्लीकेशन है वो आप यहाँ पे समझोगे, तो मोस्टली इट इज एक्चुअली वेरी वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू अप्लाई द नॉलेज जो तुमने अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा, प्रेगनेंसी या ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक्स में पढ़ा है, उसकी काफी सारी नॉलेज का एप्लीकेशन यहाँ पे होगा, सो दैट्स व्हाई इट्स क्वाइट इजी। वेरी वेरी नाइस टॉपिक्स, वेरी वेरी इजी टॉपिक्स, एंड वी विल गेट स्टार्टेड। मैं तुम्हें 30 सेकंड्स का और टाइम दे देती हूँ, सपोलो तुम इसे फटाफट से नोट कर लो। तो हमने कहा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कंसेप्शन को रोके, प्रेगनेंसी को रोके, एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की, डिवाइस की, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए मैम। और 2 तरीके के मेथड्स होते हैं, टेम्पररी जिनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत बढ़िया होती है, एक परमानेंट जिनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। मैं इसके बारे में जब आगे लिखवाऊंगी तो मैं बताऊंगी, ये कपल यूजुअली तभी अपनाते हैं जब उनको अब बच्चे पैदा नहीं करने हैं, और अदरवाइज देयर आर डिफरेंट बेटर टेम्पररी मेथड्स। वी विल गेट स्टार्टेड विद द नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जब मैं नेचुरल मेथड्स पढ़ा दूंगी फिर हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। कॉन्ट्रासेप्शन की नेचुरल मेथड्स जब मैं तीनों पढ़ा दूंगी उसके बाद हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। Are you guys ready everybody? Are you guys ready? So like I said, सिर्फ नीट के लिए नहीं, इन जनरल भी हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपको अभी मैं नेचुरल मेथड्स पढ़ाऊंगी ना, आपको अभी एनसीईआरटी में दिखेगा, एनसीईआरटी ने 2-2 लाइन में निपटा दिया है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें वैसा नहीं होना चाहिए। हम उसके पीछे का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बेटा समझेंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं, इन डेप्थ हम उसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, सो दैट हमें टेक्निकली समझ में आए ऐसा क्यों बोला। वाई? ऑल राइट गाइज एंड गर्ल्स, आर यू रेडी? Are you ready? I'm sure you are ready. तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं मैम हमारे टेम्पररी मेथड्स में। टेम्पररी हेडिंग नहीं डाल रही हूं मैं, सबसे पहले शुरू कर रही हूं बेटा नेचुरल मेथड्स। और नेचुरल मेथड्स में हम नेचुरली बेटा क्या कर रहे हैं ना, नेचुरली स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं दे रहे, है ना, कि नेचुरल तरीके से। अब एनसीईआरटी की भाषा में अगर एग्जैक्टली तुम देखोगे, जैसे बैरियर मेथड में बोलते हैं कि हम किसी बैरियर की मदद से, किसी चीज की मदद से फिजिकल मीटिंग को रोक रहे हैं, बट ये नेचुरल मेथड से चांसेस को प्रिवेंट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अवॉइडिंग चांसेस ऑफ स्पर्म एंड ओवम मीटिंग। हम किसी बैरियर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, दीज आर नेचुरल मेथड्स। हम बस अपने साइंस जो हमें इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम बस चांसेस कि भाई इस वक्त में चांसेस है कि स्पर्म और ओवा मिल सकता है, तो भाई इस वक्त में इंसेमिनेशन ना हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो, या क्या क्या ना हो, समझ रहे हो ना। तो हम लिखेंगे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, नेचुरल मेथड में इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ preventing the chances
ऑफ स्पर्म एंड ओवम मीटिंग, इन दोनों का मिलन नहीं होने देंगे हम, हमारी जो नॉलेज है उसके आधार पर। देखिए गाइस, जिसमें मैं आप लोगों को जब पढ़ा रही थी ना कि ओवा ऑलमोस्ट 24 आवर जिंदा रह सकता है, स्पर्म ऑलमोस्ट 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, तो ये, और ओव्यूलेशन अराउंड मिड ऑफ द साइकिल होती है, बट मिड ऑफ द साइकिल का मतलब होता है डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालना है, तो नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल -14 कर देते हैं। क्यों करते हैं, पूरी कहानी मैं पढ़ा चुकी हूं, अब वो यहाँ पे काम आएगी, क्योंकि जो सबसे पहला नेचुरल मेथड हम पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस, उसे कहते हैं सेफ पीरियड, उसे कहते हैं रिदम मेथड, उसे कहते हैं कैलेंडर मेथड। मोस्ट ऑफ द कपल्स एक्चुअली यूज दिस मेथड। नेचुरल मेथड में ये कैलकुलेशन वाले मेथड्स मेनी कपल यूज, एंड दिस यू ऑल्सो शुड नो बेटा, बिकॉज ये जो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, नो डिवाइसेस आर यूज, जस्ट बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन बेटा, हाउ टू प्रिवेंट स्पर्म एंड ओवम मीटिंग बेस्ड ऑन चांस बेसिकली, है ना। तो इन जनरल भी लोगों को पता होना चाहिए फॉर फ्यूचर फैमिली प्लानिंग गाइस, दिस इज ऑल फॉर फ्यूचर फैमिली, यू शुड नो का मतलब है फ्यूचर फैमिली प्लानिंग। कुछ भी नहीं तो बेटा तुम भी ना कम नहीं हो वैसे, है ना। नंबर 1 बेटा मैं मेथड बता रही हूं जिसे कहते हैं सेफ पीरियड, ये नॉलेज होनी चाहिए ना। सेफ पीरियड बोलते हैं इसे, कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। पीरियोडिक एब्सटिनेंस, सेम थिंग। ये मेथड की स्पेलिंग में डी कहां से आ गया, कुछ तो हुआ है। ठीक है ना। अब देखो एनसीईआरटी की पहले मैं भाषा लिख रही हूं, एनसीईआरटी ने क्या कहा है। सो कपल्स शुड अवॉइड, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा, फिर मैं उसकी एक्सप्लेनेशन तुम्हें दे दूंगी। कपल्स शुड रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है अवॉइड, कपल्स शुड रिफ्रेन और अवॉइड कोइटस, मतलब बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिटवीन डे 10 to day 17th of menstrual cycle, as chances of ovulation and hence fertilization is quite high during this period. ये एनसीईआरटी की लाइन है जो तुम्हें एज इट इज बेटा पता होनी चाहिए। क्या कहा एनसीईआरटी ने, आप इसे नोट करो। एनसीईआरटी कहती है कि भाई डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन दिनों पे कपल्स को बेटा इंसेमिनेशन मतलब बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स बेटा प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि ये वो दिन कंसिडर किए जाते हैं जिन दिनों में बेटा चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन आर वेरी वेरी हाई। अगर ओव्यूलेशन का चांस बहुत ज्यादा है तो इन दिनों पे अगर बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी का चांस बहुत ज्यादा है, तो इन दिनों पे बेटा कोइटस को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका रीजन मैं आपको बताती हूं कि एक्चुअल में ऐसा क्यों कहा गया, एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू, आप इन जनरल ये भी बोल सकते हैं कि क्योंकि इन दिनों पे चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये जो दिन है ना बेटा, तो ये दिन फॉर फर्टाइल पीरियड हो गया। और मतलब क्योंकि तुम कैलकुलेट कर रहे हो इसलिए इसे कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। ये क्या मैं लिखने वाली थी, सेफ पीरियड, इसलिए सेफ पीरियड भी सेफ पीरियड नहीं, फर्टाइल पीरियड। ये बहुत ज्यादा फर्टाइल पीरियड है क्योंकि इन दिनों पे ओव्यूलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए फर्टाइल पीरियड है भाई। अगर कि इस दिन पे इन दिनों में ओव्यूलेशन हो रहा है तो इन दिनों में अगर स्पर्म भी अवेलेबल हो गया तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो ये फर्टाइल पीरियड है। इस फर्टाइल पीरियड पे अगर आप इंसेमिनेशन नहीं कर रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स या कोइटस नहीं कर रहे हो, तो सही रहेगा, ठीक है ना।
सो डे 10 से डे 17 दैट इज बेटा एक्चुअली द फर्टाइल पीरियड। और इस तरीके के कैलकुलेशन से जब बेटा प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है दैट इज कॉल्ड अ सेफ पीरियड, कैलेंडर मेथड, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, रिदम मेथड भी बोलते हैं इसको, रिदम मेथड, इसको रिदम मेथड भी बोलते हैं, एक ही चिड़िया के नाम है रिदम मेथड। अब मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ। वैसे जब भी क्वेश्चन आया है तो डायरेक्ट एनसीईआरटी के बेटा इसी लाइन से क्वेश्चन आए कि किस दिनों पे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए, इधर उधर की बातें की नहीं है, बट इसका कंसेप्ट क्या है तो उसी चीज पर बेटा आधार है, बेस्ड है जो हमने बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ओवा अराउंड 24 आवर्स से 48 आवर्स तक सर्वाइव करते हैं, वैसे मोस्ट लाइकली 24 1 डे बोलते हैं, एंड स्पर्म कैन बी जिंदा और वायबल फॉर अराउंड 3 डेज। तो हम डे 10 से बेटा मान के चलते हैं, हम 17th डे का ही टाइम पीरियड लेते हैं क्योंकि इसी को हमें समझना है, तो यही दिन आएंगे इसीलिए मैं यही ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे बेटा 11th डे बोल रही हूँ, 12th डे बोल रही हूँ, 13th, 14th, 15th, 16th एंड 17th, इसको एक डब्बे में डाल रही हूँ। आपको लिखना है क्या? बिल्कुल लिखना है बेटा। अब देखो मैं 10 से लेके 17th डे को ही क्यों मान के चल रही हूँ हाईली फर्टाइल पीरियड, क्योंकि पहली बात तो हम इन जनरल बेटा बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, क्या सारी फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल का दिन सेम होता है, नंबर ऑफ डेज सेम होते हैं, क्या डे ऑफ ओव्यूलेशन सेम होता है, क्या एक ही फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है हमेशा बेटा सेम चल रही होती है? नहीं ना, वैसे रेगुलर चलनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है प्लस माइनस, बहुत ज्यादा प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, डेज थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, बट हम 10 से 17th को ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं बेटा? अब देखो हम मान के चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो साइकिल है दैट इज 28 प्लस माइनस 2 डेज, है ना, कि 28 दिन की एवरेज के हिसाब से हम पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ते हैं। अब हम मान के चल रहे हैं 28 प्लस माइनस 2 डेज किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, यानी 28 की हो सकती है, या तो 26 की हो सकती है, या तो 30 दिन की हो सकती है, हो तो 32 की भी सकती है, हो तो 24 की भी सकती है, हो तो 36 की भी सकती है। उतने के लिए हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, जब हमें एक एवरेज डेटा कैलकुलेट करना होता है तो हम एक स्टैंडर्डाइज वे में बेटा इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ बेटा, एक फीमेल के लिए मैं मान के चल रही हूँ बेटा 26 दिन की भी बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है। MC का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे, ठीक है ना, तो 26 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हो सकती है गाइस, 28 दिन की भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, और बेटा उस फीमेल के लिए बेटा 30 दिन की, प्लस माइनस 2 डेज हम बोलते हैं, 28 के हिसाब से हम यूजुअली पढ़ते हैं, बट प्लस माइनस 2 हम कह रहे हैं। अब बेटा अगर 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा, कैसे मैम? 28 माइनस 14 कर लो। 26 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो मैम 12th डे पे ओव्यूलेशन होगा अप्रोक्सीमेटली, कैसे मैम? 26 माइनस 14 कर लो। और 30 दिन की बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 16th डे पे बेटा ओव्यूलेशन होगा। किसी को इसमें कोई दुख दर्द या समस्या मुझे एक बारी बता दो। डे ऑफ ओव्यूलेशन मैंने कैसे कैलकुलेट किया, और मैंने कहा ना कि जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है उसकी कहीं कहीं पे एप्लीकेशन तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे। इसको जानने में किसी को कोई दुख दर्द समस्या की ये कैसे कैलकुलेट किया? हम 28 दिन की माने तो 14th डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है, बट हम प्लस माइनस 2 कंसिडर कर रहे हैं टू गिव अ सर्टेन डेटा, स्टैंडर्ड डेटा। तो हम प्लस माइनस 2 जब कर रहे हैं तो 26 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो 12वें दिन पे ओव्यूलेशन कंसिडर कर लेते हैं, और अगर 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 16th डे पे बेटा हम ओव्यूलेशन कंसिडर कर लेते हैं। गुड है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम बेटा एग बना देते हैं, मान लो एग एग एग। हम डे 10 से डे 17 को ही इसीलिए कंसिडर करते हैं कि भैया देखो यार, अगर स्पर्म की एंट्री, गाइज अगर स्पर्म की एंट्री, देखो मैं पहले तो इजी वाला बता दे रही हूं, मैंने इन्हीं दिनों को क्यों कैलकुलेट किया। अब समझो, मान लो अगर मैं सोच रही हूं कि उस फीमेल में 12वें दिन पे ओव्यूलेशन हो रही है, 12वें दिन पे ओव्यूलेशन हो रही है, क्योंकि 12वें पे हो सकती है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर 10th डे स्पर्म आया तो वो 3 दिन जिंदा रहेगा गाइस, है ना, तो मतलब बेटा 3 दिन जिंदा रहेगा, मतलब अगर 10th डे पे भी स्पर्म एंट्री मार रहा है तो भी फर्टिलाइजेशन हो सकती है, क्योंकि वो तीसरे दिन तक जिंदा रहेगा। ऑफ कोर्स 11th डे पे स्पर्म ने एंट्री मारी तो ऑब्वियस सी बात है बेटा वो फर्टिलाइजेशन कर ही देगा। 12वें दिन पे एंट्री मारी तो कोई दुख दर्द समस्या ही नहीं है। 13वें दिन पे भी एंट्री मारी तो अगर हम 12वें दिन का ओव्यूलेशन कंसिडर करें तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है, 14वें दिन का कंसिडर करें तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है। इस दिन पे स्पर्म एंट्री मारे तो प्रेगनेंसी हो ही सकती है। इस दिन पे स्पर्म एंट्री मारे तो अगर मैं 14वें दिन का ओव्यूलेशन कंसिडर करूं या फिर 16th डे का ओव्यूलेशन कंसिडर करूं
दोनों को कंसिडर करके बेटा प्रेगनेंसी हो सकती है। ऑफ कोर्स 16th डे पे अगर स्पर्म ने एंट्री मारी तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है, 17th डे पे भी स्पर्म ने एंट्री मारी तो भी प्रेगनेंसी हो सकती है, बिकॉज ओवा इज वायबल फॉर 24 आवर्स, 24 to 48 आवर्स वैसे बोलते हैं। बट समझ में आ रही है बात? व्हाई डिड वी कंसिडर? ऑब्वियसली अगर बेटा मैं 18th को कंसिडर करती और कहती स्पर्म 18th को आ रहा है तो उसको ओवा नहीं मिलता, इसलिए मैंने 18th को कंसिडर नहीं किया। आप मेरी बात समझ रहे हो? हमने 18th को इसीलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि 18th को मान लो अगर इंसेमिनेशन होता तो उसे ओवा मिलता ही नहीं। इसके कैलकुलेशन के हिसाब से ये 100% एक्यूरेट नहीं होता। तो अगर मैं 18th को कैलकुलेट कर देती, 18th को भी इंक्लूड कर देती, कहती मैम 18th को भी इंक्लूड कर दो यार, तो भाई उसको बेटा ओवा नहीं मिलता, नहीं होती प्रेगनेंसी। अगर मैं 9th को इंक्लूड कर देती तो मैं बेटा स्पर्म 9th 10th 11th को जिंदा रहता, उसको ओवा नहीं मिल पाता, इसलिए 9th को इंक्लूड नहीं करते। अगर वो 10th को एंट्री मार रहा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको बेटा 12th डे पे जो है ओवा मिल जाए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इसलिए 10 से शुरू करते हुए हम केवल 17th तक जाते हैं, और इसके बीच में तो बेटा स्पर्म अगर इंसेमिनेशन इस वक्त में हो गया, कोइटस इस वक्त में हो गया, या इस वक्त में हो गया, या इस वक्त में हो गया, तो बहुत हाई चांसेस वैसे भी है। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट व्हाई डू वी कंसिडर डे 10 टू डे 17th ओनली एंड नॉट फ्रॉम 9 को नहीं इंक्लूड किया या 18 को क्यों नहीं इंक्लूड किया। दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई होप नाउ यू आर क्लियर। बट एनसीईआरटी की ही लाइन से बेटा क्वेश्चन पूछते हैं, आप मेरे प्यारे सपोलो अगर सिर्फ इतना भी याद रखेंगे दैट इज ऑल्सो गुड टू गो। आज तक कभी वैसा क्वेश्चन आया नहीं, बट बेटा आपको मैं टेक्निकली बता दूं तो आपने ये कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, मैंने सिर्फ आपको एक दिशा दिखाई है, यू ऑलरेडी न्यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। गॉट इट? तो इसको बेटा आप नोट कर लीजिए, डन डना डन डन कर लीजिएगा, इज डन डना डन डन। अगला मेथड पढ़ेंगे बेटा जिसे कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस और विदड्रॉल मेथड। अगेन ये नेचुरल मेथड्स में आता है, तो जिस तरीके से हमने बेटा सेफ पीरियड को लिखा हुआ है उसके अनुसार हम लिखेंगे। नंबर 2 मेथड बेटा हाईएस्ट फेलियर रेट होता है इसका, जिसे कहते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। इंटरप्टस इससे जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका मीनिंग है बेटा। विदड्रॉल मेथड जैसे कि हमने बोला इंटरप्ट कर दिया, ऐसा कुछ हुआ, वैसा ही बेटा इसका एक्चुअल में मतलब भी होता है। क्वाइटस इंटरप्टस या विदड्रॉल मेथड का मतलब होता है कि भाई इंसेमिनेशन होने से पहले ही अगर मतलब मेल इजैक्यूलेट कर पाए, सीमन बाहर आ जाए, उससे पहले ही अगर विड्रॉल मेथड बोला ना, पीनस इज विड्रॉल फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम द वेजाइना, अगर विड्रॉ कर लिया जाए इंसेमिनेशन ही नहीं होगी, इजैक्यूलेशन नहीं हुआ, इंसेमिनेशन नहीं होगी, इंसेमिनेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। दैट इज द मेथड। व्हाई डू वी कॉल्ड इट एज क्वाइटस इंटरप्टस? बिकॉज हमने इजैक्यूलेशन मतलब क्वाइटस इंटरप्टस मतलब इजैक्यूलेशन से पहले ही हमने विड्रॉ कर लिया, सो ऑल्सो विड्रॉल मेथड। So if the penis is beta withdrawn from the female reproductive tract or the vagina before ejaculation, ejaculation नहीं होगा तो सीमन नहीं रिलीज हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट नहीं हुआ, इंसेमिनेट नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। बट ऑफ कोर्स दिस हैज बेटा हाईएस्ट फेलियर रेट। बट मेथड है, लिखना है, पढ़ना है, तो हम इसको लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो हम कह रहे हैं इसका मतलब है इफ द मेल पार्टनर if the male partner withdraws the penis just before ejaculation, जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन, इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है नो इंसेमिनेशन, नो इंसेमिनेशन मीन्स चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसे तो मत लिखो अभी अगर इंसेमिनेशन नहीं हुई तो नो प्रेगनेंसी, ऐसा हो सकता है, हम कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, बट हम कह रहे हैं हाईएस्ट फेलियर रेट, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। सो दैट इज वाई हाईएस्ट फेलियर रेट।
ठीक है। अगेन नेचुरल मेथड, कोई बेटा हमने डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया, कोई ऐसे बैरियर केमिकल्स किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया। और तीसरा नेचुरल मेथड होता है मेरे प्यारे सपोलो, द थर्ड मेथड इज कॉल्ड एज लैक्टेशनल। लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया। अब इसके बारे में बेटा इसके शब्द से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, जब मैं कह रही हूं लैक्टेशनल, मतलब मैं लैक्टेशनल पीरियड की बात कर रही हूं। लैक्टेशन पीरियड, इंटेंस लैक्टेटिंग टाइम जो होता है, इंटेंस लैक्टेशन पीरियड, ब्रेस्ट फीडिंग का जब टाइम होता है, एमिनोरिया, ए मीन्स एब्सेंस, ए मीन्स एब्सेंस, मिनोरिया मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी से बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। तो जिस मदर ने, एक सेकंड रुकना बेटा, दीपक एसी ऑन करवा दे यार, एसी बंद नहीं करना है, बस नॉर्मल चलाना है। तो इंटेंस लैक्टेटिंग जो फेज होता है मदर्स का, हु हैज जस्ट गिवन बर्थ टू द चाइल्ड, जिन्होंने अभी अभी बेटा, जिनका अभी अभी बेबी हुआ है, इनिशियल, और एनसीईआरटी कहती है इट इज इफेक्टिव अप टू ओनली 6 मंथ्स। और ये बेटा प्रैक्टिकली अलग होता है, लेकिन हम जो किताबी नॉलेज पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं मैक्सिमम 6 मंथ्स तक इफेक्टिव है, बट प्रैक्टिकली इट इज डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है फॉर डिफरेंट फीमेल्स। लेकिन जब वो इंटेंस लैक्टेटिंग फेज में होती है ना बेटा, जब वो ब्रेस्ट फीडिंग वाले फेज में होती है, तो हम कह रहे हैं उनमें एमिनोरिया, मतलब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं करती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं करती है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? तो यही हम कह रहे हैं लैक्टेशनल एमिनोरिया की कंडीशन, विच इज अ नेचुरल मेथड विच इज गोइंग टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड इट इज इफेक्टिव मैक्सिमम अप टू 6 मंथ्स। लेकिन इसका रीजन क्या है उसको अभी हम समझेंगे। तो हम कह रहे हैं ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेटिंग फेज immediately after delivery, no menstrual cycle occurs, means beta no ovulation, hence no fertilization, hence no pregnancy। पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी एक्सप्लेनेशन बेटा हम यहां पे लिख लेते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब फीमेल बेटा इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग पे होती है, ऐसे लिख लेते हैं, जब फीमेल बेटा ब्रेस्ट फीडिंग पे होती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान सपोलो एक हार्मोन होता है ना जो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब यहाँ पे वो मैं लिख नहीं पाऊंगी, तो मैं नेक्स्ट पेज में इसका कंसेप्ट लिखूंगी, आप यहाँ पे लिख लीजिए। प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज्यादा होता है। और बेटा प्रोलैक्टिन पता है क्या करता है? प्रोलैक्टिन आपके जितने भी गोनाडोट्रोफिन्स है या गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, GnRH, FSH, LH, इनको नेगेटिव फीडबैक देता है गाइस। और अगर उनको नेगेटिव फीडबैक देगा तो फॉलिकल्स ग्रो नहीं करेंगे, फॉलिकल्स ग्रो नहीं करेंगे तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे रन करेगी? तो नो ओव्यूलेशन, नो प्रेगनेंसी, डन कर लीजिए। Yes, everybody. डन कर लीजिए गाइस, डन कर लीजिए। यही लिखना है वैसे तुम्हें, वैसे तो तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो डायरेक्टली, थोड़ा सा घिचपिच हो जाएगा कि प्रोलैक्टिन नेगेटिव फीडबैक, GnRH, FSH, LH। अब यही है ना, यहाँ जगह नहीं मिलेगी, देखो इनको नेगेटिव फीडबैक दे देती है। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो नो फॉलिकल्स, यहीं पे निपटा दिया हमने। अगर फॉलिकल्स ही नहीं होगी गाइस, ना रहेगा फॉलिकल, ना होगी ओव्यूलेशन, यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन हमने वो पॉइंट नहीं लिखा ना, इफेक्टिव अप टू 6 मंथ्स, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि ये जो होता है स्टार मार्क, इफेक्टिव अप टू 6 मंथ्स मैक्स एज पर NCERT, इट इज इफेक्टिव अप टू
6 months बेटा मैक्स, 6 months max. Did you get my point? Everyone? Yes? 3 हमने बेटा मेथड्स पढ़े. मैं आप लोगों के लिए एक बारी और इसे रिवाइज करा देती हूं, साइड में हूं, आप इसको नोट कीजिए. हमने पढ़ा नेचुरल मेथड्स, चांसेस को हम यूज कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं टू प्रिवेंट द चांसेस ऑफ स्पर्म एंड ओवा मीटिंग. सबसे पहले सेफ पीरियड, कैलेंडर मेथड, रिदम मेथड. पीरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि भैया उन दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए जो फर्टाइल पीरियड है. फर्टाइल पीरियड होता है 10 से लेके 17वें दिन. चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन ज्यादा है, ओव्यूलेशन ज्यादा है, ओव्यूलेशन ज्यादा होगी तो बेटा फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी ज्यादा होंगे, तो उन दिनों पे प्रेगनेंसी के चांसेस भी ज्यादा होंगे. तो अवॉइड बेटा सेक्सुअल इंटरकोर्स इन दोस डेज, दैट इज सेफ पीरियड. ठीक है. Coitus interruptus मतलब अगर मेल पार्टनर should withdraw the penis just before ejaculation. If there is no ejaculation means no insemination, and if there is no insemination then no pregnancy but the highest failure rate seen in case of coitus interruptus. Immediately after the delivery of the baby, intense lactating जो mothers होती हैं उनकी बॉडी में प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा होता है. क्योंकि उनकी बॉडी में प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो लैक्टेशन में इस्तेमाल हो रहा है. ये जो प्रोलैक्टिन है ना सपोलो, ये आपके गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देता है. जब ये हार्मोन्स नहीं रहेंगे तो गाइस फॉलिकल्स कैसे बड़े होंगे? फॉलिकल्स बड़े नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन कैसे होगा? ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी. सो इन द इंटेंस लैक्टेटिंग फेज, एमिनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मींस नो प्रेगनेंसी, इफेक्टिव मैक्सिमम अप टू 6 months. यहां तक के बाद अब मैं पहले आपको एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी, लेकिन एक बार बता दीजिए किसी को यहां तक कोई दुख, दर्द या समस्या, या हम बेटा यहां तक की एनसीईआरटी की रीडिंग कर सकते हैं गाइस. आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से शुरू करेंगे. इट इज काइंड ऑफ रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू. जब भी हम एनसीईआरटी की रीडिंग कराते हैं मैं हमेशा आपको बोलती हूं कि उसको तो और अटेंशन के साथ में सुना करो, बिकॉज वो आपके लिए एक प्रकार का रिवीजन हो रहा होता है इन द क्लास इटसेल्फ. यस एवरीबॉडी, क्रिस्टल क्लियर हो गया सारे बच्चों को? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया. बेटा देखो बहुत सारी चीजें ना हम जो ये मैं बोल रही थी ना थ्योरेटिकल हम पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है. उसमें जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के भी कॉन्सेप्ट्स बताते हैं ना, उसमें भी थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली में डिफरेंस होता है. ठीक है ना. जैसे कि ये लैक्टेशनल एमिनोरिया का मैंने केस बताया कि 6 महीने तक, बट इट इज वेरिएबल, बट एज पर एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं. ठीक है ना. चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो अब हम कह रहे हैं एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली. बिल्कुल सही. इजीली अवेलेबल, सही बात है. इफेक्टिव, बिल्कुल सही बात है. रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स. हालांकि आप देखोगे बेटा जब हम अपनी बॉडी के मैकेनिज्म से छेड़छाड़ कर रहे हैं, ऑफ कोर्स जब हम कुछ ऐसे हार्मोनल चीजें यूज करते हैं जिनमें हार्मोन्स होते हैं, तो उस हार्मोन का आपके बॉडी के हार्मोन्स के ऊपर सब लोचा हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ऊपर नीचे होती है चीजें बेटा. इट शुड ऑल्सो नहीं, इट ऑल्सो शुड इन नो वे, ये पॉइंट हमने लिखा नहीं है बट ये पॉइंट आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, आप एनसीईआरटी से पढ़ो देखो. It also should in no way interfere with the sexual drive, desire or the sexual act of the user. Obvious सी बात है, ऐसा ना हो कि वो किसी भी तरीके से बेटा उस बंदे ने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर लिया कोई और उसके सेक्सुअल ड्राइव को, उसके सेक्सुअल डिजायर को या उसके बेटा सेक्सुअल एक्ट को कहीं तरीके से इफेक्ट कर रहा है, उसमें कोई बेटा इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑब्वियस सी बात है. A wide range of contraceptive methods are available which could be broadly grouped into the following categories, namely natural and traditional. नेचुरल को ट्रेडिशनल मेथड्स भी कह सकते हैं. बहुत कॉमनली नेचुरल के लिए हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, बट ये शब्द हम अपने नोट्स में भी लिख लेंगे. ट्रेडिशनल मेथड्स कहते हैं नेचुरल मेथड्स, और ट्रेडिशनल मेथड्स टेम्पररी और जो परमानेंट है ना, ये जो होता है ये ब्रॉड बड़ी डिविजन्स है, उनके अंडर इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है. फिर बैरियर मेथड्स होते हैं, आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स. Natural methods works on the principle of avoiding the chances of beta sperm and ovum meeting. Periodic abstinence is one such method. Couple should avoid or abstain from coitus from day 10 to 17 of menstrual cycle, जब ovulation expect किया जा सकता है, क्योंकि 26, 28 और 30 के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं. As chances of fertilization are also very high during this period. इस पीरियड को बोलते हैं fertile period. सपोलो. Got it?
Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. तो अगर हम इन दौरान sexual intercourse ना करें तो pregnancy को avoid कर सकते हैं. Withdrawal or coitus interruptus, another method in which the male partner withdraw the penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. ऐसा हो नहीं पाता है, इसीलिए बेटा बहुत ज्यादा फेलियर रेट है. जिन भी बच्चों का ये सवाल था, why such high failure rate? Because the possibility of this is very very less. फिर आता है lactational amenorrhea, absence of menstruation या menstrual cycle based on the fact that ovulation and therefore cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. तो जन्म देने के बाद immediately जब intense lactating phase होता है तो उस दौरान periods नहीं आते हैं, menstrual cycle नहीं चलती है, ovulation नहीं हो रहा है, ovulation ही नहीं है, ovum ही नहीं है, तो pregnancy fertilization नहीं होगी. ठीक है ना बेटा? कितनी बार रिवाइज हो रही है, मैं आपको बोल रही हूँ ना बेटा. बैच के अंदर बच्चा अगर सिंसियरली पढ़ ले और बहुत ईमानदारी से ना ध्यान से सुने ना तो क्लास में चीजें सच में बहुत बार रिपीट होती है. मैं स्टार्टिंग से ही बोलते हुए आ रही हूँ, पता नहीं तुम लोग में से बहुत सारे बच्चे फॉलो करते भी हैं, नहीं करते करा करो. Therefore, as long as the mother breastfeed, as per NCERT, as long as the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost nil. Now, why do I say that we must read NCERT? अब देखो जिस हिसाब से हमने बोला कि इफेक्टिव अप टू 6 months, उस हिसाब से अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये लाइन दे दी जाए ना तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये ट्रू बोलना है या फॉल्स बोलना है. कि अगर स्टेटमेंट दिया जाए एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट लिट, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा एज लॉन्ग एज का मतलब 6 महीने की बात कर रहे हैं, 6 महीने से ज्यादा की बात कर रहे हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट्स वाई वी मस्ट रीड NCERT. तो अगर पढ़ी होती है तो फटाक से हम उसको ट्रू बोल देंगे विदाउट एनी डाउट, बिकॉज NCERT ने लाइन लिखी हुई है that as long as the mother breast feeds the child fully, the chances of conception are almost nil. However, this method has been reported to be effective up to a maximum of beta 6 months following parturition. Maximum of 6 months, maximum जो average data निकाला गया है, it can be also variable, but maximum 6 months following parturition. As no medicine, no devices are used in this method, side effects are almost nil, chances of failure of this method are also high. Obviously बेटा, क्योंकि हमने कोई मेथड इस्तेमाल नहीं किया, हमने कोई डिवाइसेस यूज नहीं किए, हमने कोई ऐसी CHIZ वाली चीज इस्तेमाल नहीं की, कोई दवाई इस्तेमाल नहीं की, इसीलिए इनके जो फेलियर रेट है वो भी ज्यादा है, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, है ही नहीं, ऑलमोस्ट निल. ठीक है ना, नो साइड इफेक्ट्स, ऑलमोस्ट निल. अब हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे सपोलो दूसरे मेथड के बारे में जिसे हम कहते हैं बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. तो नेचुरल मेथड को पिंक कलर से लिखा था, इसको भी पिंक कलर से लिखेंगे, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. नंबर 2 हम बढ़े चले अबाउट बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, बैरियर मतलब तो बैरियर है भैया, कोई तो ऐसी दीवार है, मतलब कोई तो ऐसी बेटा चीज है जो यू नो जैसे तुम्हारे बीच मेरे बीच में ये बैरियर है, ये स्क्रीन का बैरियर है गाइस. इस स्क्रीन को बेटा आप तोड़ के तो नहीं निकल पाओगे, लेकिन बेटा एग्जाम को फोड़ के जरूर बेटा यहाँ पे आ पाओगे और बैरियर को क्रॉस करके यू नो वी कैन मीट, we can click pictures, we can say hi to each other, we can hug each other, we can talk to each other, we can celebrate. Oh my God, सपने देख लिए बहुत सारे बेटा, and I'm sure आप मेरे इन सपनों को और अपने इन सपनों को जरूर पूरा करेंगे. लेकिन हम यहाँ पे इस बैरियर मेथड की बात कर रहे हैं, जो बेटा कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनका इस्तेमाल जब यूजर करते हैं तो प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है. अब इन बैरियर मेथड्स में क्या क्या आते हैं? वेरी पॉपुलर, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ कॉन्डोम्स. ठीक है ना, लेकिन कॉन्डोम्स के अलावा और भी बैरियर मेथड्स होते हैं, लाइक डायाफ्राम्स, वॉल्स, सर्वाइकल कैप्स. बैरियर का मतलब हम फिजिकल मीटिंग को रोक रहे हैं भैया. स्पर्म और ओवा के बीच में अगर हम एक दीवार खड़ी कर दें जो अंबुजा सीमेंट की नहीं बनी है, रबर और लैटेक्स की बनी हुई होती है, तो इन दोनों को फिजिकल मीटिंग से रोक रहे हैं ना, जब ये मिल ही नहीं पाएंगे तो बेटा क्या ही जायगॉट बनेगा. समझ रहे हो ना मेरी बात? सो दीज आर द बैरियर मेथड्स. ऑल्सो लेट मी टेल यू, हो सकता है आप में से बहुत सारे सपोलो को ऐसा लगता हो शायद दैट जब हम कॉन्डोम्स की बात कर रहे हैं, सो इन barrier methods condoms are only available for males. No, condoms, female condoms are also there, but they are not much talked about, they are not much consumed by the population. That's why ज्यादातर हमेशा
hear about, we only have heard of the male condoms, but condoms are available for male also, female also, और उसकी चर्चा भी हम करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो बैरियर मेथड्स के बारे में हम कहेंगे कि हियर, अरे ये कौन सा रंग आ जाता है बीच बीच में भाई, बहुत ही गंदा कलर है। हियर मतलब इस बोर्ड के लिए तो बहुत गंदा लगता है। हियर फिजिकल मीटिंग ऑफ sperm and ova is prevented, Sapolo, is prevented using barriers, जिसके एग्जाम्पल्स में मैं सबसे पहले कॉमनली एग्जाम्पल लिखना चाहूंगी, आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगी कुछ एग्जाम्पल्स, जिनमें आ गए मैम कॉन्डोम्स, जिसमें आ गया बेटा डायाफ्राम्स। कॉन्डोम सबने सुना होता है, ये भी नहीं सुना होता है क्योंकि अगेन बेटा जो बहुत ज्यादा पब्लिक डोमेन में ना लोग मतलब सुना हुआ नहीं होता है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होता है, तो यूजुअली पीपल हैव नॉट हर्ड ऑफ दोस। डायाफ्राम्स, देन यू हैव वॉल्ट्स, देन यू हैव सर्वाइकल कैप्स, ठीक है ना। ये मैंने डायाफ्राम के मुझे लग रहा है स्पेलिंग गलत लिखी है क्या, बोल्ड में लिखती हूं तो पता भी नहीं चलता है, PHRAG, हाँ ठीक है, ओके। एनीवे अब हम बढ़ते हुए चलते हैं बेटा, वन बाय वन लेट अस डिस्कस, ओके। लेट मी टेल यू, यहीं पे एक बात पहले मैं कॉमनली लिख देती हूँ, फिर तो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी बेटा। जैसे कि मैंने कहा ना, कॉन्डोम जो होते हैं ना बेटा, मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, बट दीज थ्री डायाफ्राम्स, वॉल्ट्स एंड सर्वाइकल कैप्स, सर्विक्स फीमेल में, सो ओनली यूज्ड बाय फीमेल, ओनली अवेलेबल फॉर फीमेल। ये बात समझ में आ रही है बेटा। अब हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे बेटा अबाउट कॉन्डोम्स। पहले हम कॉन्डोम्स की कुछ जनरल बातें करेंगे, और फिर मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं तो उसको डिस्कशन करेंगे, फिर हम डायाफ्राम्स और सर्वाइकल कैप्स की बात करेंगे। सो कॉन्डोम्स आर मेड अप ऑफ बेटा थिन रबर और लैटेक्स, अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मैं अभी कॉन्डोम्स के बारे में आपको बताऊंगी और वी विल कंपेयर इट विद डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट्स, जो कि रबर की बनी हुई होती है, दोनों को जब कंपेयर करेंगे बेटा तो एक तो डिफरेंस तुम्हें ऑलरेडी समझ में आ गया कि मेल फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है, दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर मेल। इन केस ऑफ बेटा condoms, if the male partner is using the condom, it is used to cover the male penis, and if the condoms are used for a female, it covers the vagina, ठीक है ना। अभी मैं आपको दोनों कॉन्डोम्स बना के भी बताऊंगी हाउ, बिकॉज मेल कॉन्डोम्स तो फिर भी यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ, एनसीईआरटी में आई थिंक दोनों का डायग्राम बनाया हुआ है, वैसे दोनों की ड्राइंग बनाई हुई है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी पूछ सकते हैं, जैसे कि ये दिस द फीमेल कॉन्डोम एंड दिस द मेल कॉन्डोम, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कॉन्डोम्स की अच्छी बात ये है बेटा कि ये ना ही केवल अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकती है, बल्कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को भी रोकती है। मैं डायाफ्राम्स और सर्वाइकल कैप्स के बारे में बताऊंगी, ये केवल प्रेगनेंसी को रोकती है, ये एसटीडी को नहीं रोकती। इसका रीजन भी अभी हम समझेंगे, कि ऐसा क्यों है, और वैसे तो आप टेक्निकली समझ सकते हो कि ऐसा क्यों है जब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। तो जैसा कि ओवरऑल मैं कॉन्डोम्स के लिए कह सकती हूं कि इट इज मेड अप ऑफ थिन रबर और लैटेक्स and available for both male and female partner, ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा, सब बोलो, मेल में कवर करती है, ये कवर्स पीनस, फीमेल में ये कवर करती है वेजाइना, इनफैक्ट सर्विक्स तक कवर कर लेती है, बट मैं वेजाइना की इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि वेजाइना
बाहर की साइड में दिख रहा है, देन अंदर की तरफ सर्विक्स है, तो ये वेजाइना से लेके सर्विक्स तक पूरा कवर करती है, बट वेजाइना कवर करती है, वेजाइना एंड सर्विक्स, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ये नॉन रीयूजेबल है, दीज आर, ये रीयूजेबल होती है, तो ये कंपेयर भी कर रही हूं मैं, ये सिर्फ फीमेल के लिए, ये मेल फीमेल दोनों के लिए। इसको कहां कवर किया, इसको कहां कवर किया जाता है, इसको सर्विक्स कवर किया जाता है, इसमें वजाइना कवर नहीं होती है, इसमें सिर्फ सर्विक्स कवर होती है। वो रीयूजेबल होती है, रबर की बनी होती है, रीयूजेबल होती है। ये रबर या लैटेक्स की बनी हुई होती है, रबर ऑफ लैटेक्स नहीं, और है ना, और ये नॉन रीयूजेबल है बेटा, ये नॉन रीयूजेबल है। मैं ये क्यों कर रही हूं, डायफ्राम, वॉल्ट्स एंड सर्वाइकल कैप्स ये रीयूजेबल है, रबर की बनी हुई है, सर्विक्स को कवर करती है, वजाइना एक्सपोज्ड होता है। ये जो होती है बेटा फीमेल के केस में वजाइना सर्विक्स तक पूरा कवर करती है, मेल के केस में पीनस कवर करती है, नॉन रीयूजेबल होती है। और बेटा ये केवल एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव काम नहीं करती, केवल प्रेगनेंसी को नहीं रोकती बल्कि एसटीडी को भी रोकती है, बट ये केवल प्रेगनेंसी को रोकती है। व्हाई नॉट एसटीडी अभी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज नॉन रीयूजेबल। इसकी सबसे खास बात है, पहली बात तो बेटा कॉन्डोम्स गिव प्राइवेसी टू द यूजर, very easy to use, can be used by the user very easily, so it gives privacy। मतलब अभी मैं आईयूडी आपको पढ़ाऊंगी तो आईयूडी सेल्फ इंसर्टेड नहीं होती है कि मन किया खुद से इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यूज करना है तो खुद से इंसर्ट कर लेंगे, नहीं, यू नीड एक्सपर्ट डॉक्टर्स और नर्सेस जो कि बेटा आईयूडीज को इंसर्ट कर सकते हैं, सेल्फ इंसर्टेड नहीं होते हैं, बट दीज बेटा गिव्स privacy to the user, they can use it very easily। non reusable है and gives privacy to the user, gives privacy to the user। एंड जैसे कि मैंने और कुछ पॉइंट्स कहे जिसका बहुत खास पॉइंट है, प्रिवेंट्स कंसेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी एज वेल एज सपोलो एज वेल एज STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। और बेटा तुम खुद देखो यहाँ पे भाई, तुम खुद देखो ये एसटीडी को क्यों रोक पा रही है, क्योंकि बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, फ्लूइड अगर बेटा बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है तो एसटीडी होगी। अब भाई फीमेल के केस में जो है सर्विक्स और वजाइना, बेटा सर्विक्स और वजाइना दोनों कवर्ड है, यानी कि वजाइना एक्सपोज नहीं है, वजाइना कवर्ड है। इन केस ऑफ मेल बेटा जो पीनस है दैट इज कवर्ड, फ्लूइड कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, तो एसटीडी कैसे होगी बेटा। तो ये एक तो भाई बोलते बोलते आज कुछ हो रहा है भाई। कॉन्सेप्शन प्रिवेंट्स कंसेप्टिव, प्रिवेंट्स कंसेप्शन मतलब बेटा प्रेगनेंसी को भी रोकती है और एसटीडी को भी रोकती है। और इसका रीजन याद रखना, मेल के केस में पीनस कवर हो रहा है, फीमेल के केस में सर्विक्स तक कवर हो रहा है, बट वेजाइना भी कवर हो रहा है। आप वॉल्ट, सर्वाइकल कैप और डायफ्राम के केस में देखेंगे सर्विक्स तो कवर्ड है बट वेजाइना एक्सपोज्ड होती है, और अगर वेजाइना एक्सपोज्ड है तो एसटीडी प्रिवेंट नहीं हो सकती। बेटा इन दोनों के डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, इनके लिए कॉमनली हम कह रहे हैं डायफ्राम, वॉल्ट्स एंड सर्वाइकल कैप्स। कुछ तो हुआ है आज बेटा, डायफ्राम, वॉल्ट्स एंड सर्वाइकल कैप्स, ठीक है ना। इनके लिए कॉमनली, इनके लिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, कॉमनली। इनफैक्ट तुम इनका डायग्राम देखोगे ना कुछ ऐसी दिखती है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैंने गूगल इमेज निकाला है, तो दिस इज हाउ दे लुक। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स ऐसी दिखती हैं, ठीक है ना। एंड अगर तुम कॉन्डोम्स की बात करोगे तो मेल कॉन्डोम एंड फीमेल कॉन्डोम क्योंकि दोनों के लिए अवेलेबल है, you can draw it and NCERT में भी वैसे दिया हुआ है, so somewhat like this for the male condom, this is the male condom and बेटा फीमेल कॉन्डोम अगर आप देखोगे तो फीमेल कॉन्डोम में ना 2 रिंग्स होती हैं। एनसीईआरटी भी देख लेना, वैसे तो हम खुद बना रहे हैं बट फिर भी इट इज इंपॉर्टेंट कि हम एनसीईआरटी का भी डायग्राम देखें। तो फीमेल कॉन्डोम में ना ऐसे 2 रिंग्स दिखती हैं, जो इनर रिंग होती है ना बेटा अंदर की तरफ, वो रिंग क्लोज्ड रिंग होती है, दिस इज क्लोज्ड रिंग, और जो आउटर रिंग होती है दैट रिंग इज ओपन। तो 2 रिंग्स ऐसी दिखती हैं, जो बाहर की तरफ होती है वो ओपन होती है, जो अंदर की तरफ होती है वो क्लोज्ड होती है। समझ में आ गई बात।
मेल कॉन्डोम जस्ट हैज वन रिंग, फीमेल कॉन्डोम के लिए आप ये पॉइंट एडिशनली लिख सकते हो, जगह है ही नहीं भाई, यहां पे लिख लो, है ना। आउटर रिंग ये ओपन है और इनर रिंग बेटा जो सर्विक्स तक कवर कर रही है ना, वो इनर रिंग जो होती है वो क्लोज्ड होती है। तो ये वाली जो रिंग है ये मैंने क्लोज्ड बनाई है ना, तो मैं इसको लेबल कर देती हूं, ये क्लोज्ड है, ठीक है ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमने यहीं पे बेटा इनके बीच में डिफरेंसेस भी कर लिए। अब हम इनके बारे में कॉमनली एक पॉइंट लिखने वाले हैं। सारी चीजें पढ़ ही चुके हैं बेटा, बस उसको लिखना है ना। अच्छा, एनसीईआरटी ने एक निरोध करके एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ द कॉन्डोम्स, मेल कॉन्डोम्स इन इंडिया। वैसे ये क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप को अपडेट नहीं करती, तो ये बहुत पुराना बेटा वो डेटा दिया हुआ है। सो इन 1960s या 70s के टाइम पे तो वहां से बेटा ये निरोध आया है, विच इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर मेल्स इन इंडिया। तो अगर पूछा जाए तो कुछ भी पूछा जा सकता है जो एनसीईआरटी में दिया है, तो वो वाला पॉइंट भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी में बेटा जहां कॉन्डोम्स का हमने ड्राइंग बनाया है उसी के नीचे हम लिख देते हैं जैसा कि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, निरोध इज पूछा जाएगा ना ये क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, कॉन्डोम है, बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड है, तो निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम, पॉपुलर ब्रांड ऑफ condoms for males in India। ओके, अब मैम दूसरा हम लिख लेते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ डायाफ्राम्स, वॉल्स एंड सर्वाइकल कैप्स। सारे पॉइंट्स बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर्वाइकल कैप्स बस उसको लिखना है, आप सारे खुद भी लिख सकते हो बेटा। क्या क्या बताया मैम ने इसके बारे में। पहली बात तो ओनली यूज बाय फीमेल्स, है ना। तो यूज्ड बाय फीमेल एंड कवर्स सर्विक्स। मैं यहीं पे मेंशन कर देती हूं कि वेजाइना इज एक्सपोज्ड, अगर वेजाइना कवर नहीं रहेगा तो फिर, बट इन केस ऑफ फीमेल कॉन्डोम वेजाइना से लेके सर्विक्स, वेजाइना वाज कवर्ड, सो एक्सपोजर नहीं होगा एंड एसटीडी भी प्रिवेंट होगा। बिकॉज वेजाइना इज एक्सपोज अपोलो, एसटीडी कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, एसटीडी कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। समझ में आ गई बात। बाकी ऑब्वियसली मेड अप ऑफ रबर, it is reusable, condoms are non reusable, only prevents pregnancy, केवल प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है बट नॉट एसटीडी। I think this makes the topic very very clear to you. Done. बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, एक बैरियर पीनस को कवर कर दिया तो बेटा स्पर्म फिजिकली रियलाइजेशन नहीं हो पाएगा, या फिर मेल कॉन्डोम्स या फिर फीमेल कॉन्डोम्स में वेजाइना से लेके सर्विक्स, अगेन बेटा उस बैरियर मेथड में ही बेटा सीमन रह जाएगा और आगे नहीं वो ओवम के पास पहुंच पाएगा। तो फिजिकल, अरे ये लैग हुआ था थोड़ी देर पहले, लैग हुआ था, कल भी लैग हुआ था, इसी टाइम पे कल भी लैग हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा है आज भी लैग हुआ। एक तो ये अजीबोगरीब मुंह जो बनता है ना बेटा, उसी में लैग हो जाता है भाई। पे वे कुछ भी कर रही होती हूं, उसी पे लैग कर देते हैं यार। एनीवे, क्या बता रही थी मैं, कि हमने बेटा सारे डिफरेंसेस पढ़ लिए, मैं रिपीट ही कर रही थी, ठीक है ना। अब हम तीसरा जो मेथड पढ़ेंगे दैट इज केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। केमिकल का मतलब है केमिकल्स होंगे भाई,
कुछ क्रीम्स, कुछ फोम्स, कुछ जेलीज के फॉर्म में बेटा ऐसी चीजें अवेलेबल होती है मार्केट में जिनको एक्चुअल में अगर बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के साथ में यूज किया जाए तो दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी। वो क्या बोलते हैं, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कॉन्ट्रासेप्टिवनेस को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, प्रमोट कर देते हैं बेसिकली, और ज्यादा उसको इफेक्टिव बना देते हैं इफ दे आर यूज्ड केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, इफ दे आर यूज्ड अलोंग विद द बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ऐसा क्या होता है इन क्रीम्स में, ऐसा क्या होता है इन जेलीज में, ऐसा क्या होता है इन फोम्स में? सो दे हैव स्पर्मिसाइडल इफेक्ट। स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म की वाट लगा देंगे, स्पर्म को किल कर देंगे। दे हैव केमिकल्स लाइक लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, जो एक्चुअल में स्पर्मिसाइडल होते हैं, स्पर्म को किल कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ बेटा दे एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव। किल कर रहे हैं ना भाई, तो ऑब्वियसली स्पर्म ना रहेगा, स्पर्म और ना रहेगा बेटा आगे जो भी आप ऐड करना चाहो। तो थर्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, एंड लाइक आई सेड, केमिकल का मतलब है यहां पे सो certain creams, jellies, foams are available in the market, are available in the market, are available in the market that आर स्पर्मिसाइडल बच्चों, स्पर्मिसाइडल मीन्स किल द स्पर्म। अपने टारगेट को अटैक करके बेटा उड़ा देंगे। पर कैसे उड़ाते हैं? एनसीईआरटी में इनका कॉम्पोजिशन नहीं दिया हुआ, बट इनका स्पर्मिसाइडल इफेक्ट इज मे बी ड्यू टू केमिकल्स like citric, boric, lactic acid। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे when used along with barrier method, when used along with barrier method can be even makes it even more effective। ऐसे लिखो, makes it even more इफेक्टिव एज पर एनसीईआरटी। अब हम पहले बेटा केमिकल मेथड्स और बैरियर मेथड्स की एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। ठीक है ना? डन डनाडन डन कर लो, टन डनाडन डन कर लो। एनसीईआरटी की रीडिंग करें। दिस इज बेटा डायफ्राम्स एंड सर्वाइकल कैप। वॉल्ट्स भी ऐसे ही होते हैं, वॉल्ट्स आर ऑल्सो लाइक दिस। ठीक है ना? कहाँ है एनसीईआरटी की रीडिंग बेटा? ये रही। ठीक है ना? देखो क्या कहती है एनसीईआरटी। इन बैरियर मेथड ओवम एंड स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग। उनके बीच में एक दीवार है, मीट नहीं करने दे रहे, विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ये ओवरऑल कॉमनली बोला हुआ है बेटा कि बैरियर मेथड मेल और फीमेल के लिए अवेलेबल है। हाँ, कॉन्डोम्स उसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। Condoms are the barriers made up of thin rubber or latex sheath that are used to cover the penis in male partner and vagina and cervix in the female partner just before coitus, so that ejaculated semen will not enter into the female reproductive tract. Ejaculated semen will not enter the female reproductive tract. Condoms का इस्तेमाल किया तो बेटा उसी कॉन्डोम में वो सीमन रह जाएगा और वो बेटा ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी नहीं होगी।
दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन. नाउ कंसेप्शन इज एक्चुअली प्रेगनेंसी. यही कंसेप्शन को रोक सकता है. निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर मेल्स. ठीक है. यूज, इसीलिए यहां से क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है. यूज ऑफ कॉन्डोम्स हैज इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स ड्यू टू इज एडिशनल बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एसटीडी एंड एड्स. स्टेट असर्शन रीजन बन सकता है कि क्यों इंक्रीज हुआ बेटा, बिकॉज सो यूज ऑफ कॉन्डोम्स हैज इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स बिकॉज ऑफ द एडिशनल बेनिफिट कि वो एसटीडी को भी रोक सकता है अलोंग विद प्रेगनेंसी. फिर बोला बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल, दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड एंड हेंस गिव्स द प्राइवेसी टू द यूजर. एक तो नॉन रियूजेबल है, दूसरा प्राइवेसी देता है यूजर को क्योंकि वो सेल्फ इंसर्ट कर सकते हैं. अनलाइक बेटा अभी मैं जो अगला मेथड पढ़ाऊंगी आईयूडी सेल्फ इंसर्टेड नहीं होती है, अंडर बेटा डॉक्टर्स एक्सपर्ट नर्सेस के गाइडेंस में ही वो इंसर्ट की जाती है. फिर आते हैं बेटा डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्व्स. दे आर ऑल्सो बैरियर मेथड्स मेड अप ऑफ रबर that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix. Vagina exposed है. They prevent conception by blocking the entry of the sperm through cervix. obvious सी बात है बेटा, देखो वजाइना बाहर है, cervix अंदर है, तो अगर हमने एक ऐसा बैरियर लगा दिया है जो cervix तक है तो ऑब्वियसली cervix के आगे स्पर्म्स नहीं जा पा रहे हैं ना. लेकिन वजाइना एक्सपोज का मतलब होता है कि एसटीडी हो सकती है. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आपने कैनाल का आगे वाला हिस्सा बंद करके रखा है, रास्ता बंद कर रखा है तो सीमन उसके आगे नहीं जा पा रहा. दे आर रीयूजेबल, ये मैंने आपको बताया, वो रीयूजेबल नहीं होते हैं. स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फोम्स आर यूजुअली अलोंग विद दीज बैरियर मेथड्स टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी. एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा दिया नहीं है. स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, दीज आर ऑल बेटा केमिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन. स्पर्मिसाइडल मतलब ऐसे क्रीम्स, जेलीज, फोम्स जिनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं बेटा जो स्पर्म्स को किल कर सकते हैं बेसिकली. आई होप यहां तक बेटा एक एक लाइन आप लोग को क्रिस्टल क्लियर होगी. बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है बट इसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको कॉन्डोम्स और डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्व्स के बीच के डिफरेंसेस जो बताए हैं उनमें से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. लेकिन बेटा एनटीए का, नीट का फेवरेट टॉपिक आज तक अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे दैट इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस. पूरा तो आज नहीं कर पाएंगे लेकिन इंट्रोडक्शन तो हम कर सकते हैं बिकॉज वी हैव गुड 13-14 मिनट्स टाइम. तो हम थोड़ा सा बेटा इसका इंट्रोडक्शन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं बिकॉज आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वी विल यूटिलाइज दिस टाइम वेरी वाइजली. आई होप आप लोग बेटा जोश और एनर्जी के साथ में बने हुए हैं क्योंकि बने रहिए गाइस. चैट्स तो ऑफ है, छुट्टी तुम कर नहीं सकते. नंबर 4 बेटा हम जो मेथड पढ़ने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम. आप मान के चलो, एग्जाम्पल्स, मेथड ऑफ एक्शन. और सबसे अच्छी बात है कि बिल्कुल एनसीईआरटी से सवाल आता है, इधर उधर कहीं से बेटा कहानी नहीं पूछी जाती, बिल्कुल एनसीईआरटी की कहानी पूछी जाती है. ठीक है ना? मैं इसे कह रही हूं IUDS या IU इंट्रायूटेराइन CDS. क्या मतलब है इसका मैम? इसका मतलब है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस IUD, या फिर बेटा इसको बोल दो इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव. इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव, बस ये वर्ड ऐड हो गया. डिवाइसेस सेम थिंग. बेटा जी इसके नाम से आपको ये तो समझ में आ ही रहा है कि इसे कहां प्लेस किया जाता है. पहली बात तो इट्स अ वेरी वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन बाय फीमेल्स इन इंडिया. बहुत वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है ये. मैं ये लाइंस क्यों बोल रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी की दी हुई है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में नीट में पूछी जा सकती है. वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया बाय फीमेल्स ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव यूटरस. तो यूट्रस में प्लेस किया जाता है बट नॉट सेल्फ इंसर्टेड, ओनली इंसर्टेड बाय द एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेस. ठीक है ना? एक चीज और मैं बताती, ऐसे लोगों को जिनको बेटा स्पेसिंग करनी है बच्चों के बीच में, हु वांट्स टू स्पेस बिटवीन चिल्ड्रन. स्पेस का मतलब अब बहुत सारे बच्चे जो पीडीएफ से पढ़ते हैं, जब मैं ऐसे लिखती हूँ स्पेस बिटवीन चिल्ड्रन, कहते हैं बच्चों के बीच में स्पेस करने के लिए आईयूडी इस्तेमाल किया. समझ ही नहीं आता है, लेक्चर नहीं देख के सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे. स्पेसिंग का मतलब होता है बच्चों के बीच में गैप, कि 1 साल के बाद ही टू ना हो जाए गाइस, थोड़ा सा गैप रहे. 2-3 साल का अगर गैप चाहिए या किसी को प्रेगनेंसी डिले करनी है तो दिस इज एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव. ठीक है ना? कि भैया
इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले इसकी जनरल कुछ बातें लिख लेते हैं, ठीक है ना। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, वाइडली accepted method of contraception by females in India, and हम कहते हैं बेटा ideal for those who wants to delay बेटा, delay pregnancy, who wants to delay pregnancy or space between children, ठीक है ना। देन हम कहेंगे not self inserted but needs to be inserted by expert doctors and nurses। समझ में आ गई है, हमने इसकी बेटा जनरल बातें कुछ कही है। अब जब आईयूडीज आए थे, देखो फर्स्ट जनरेशन, जैसे वैक्सीन्स में भी हम पढ़ते हैं, वैसे एनसीईआरटी में वैक्सीन्स में भी नहीं दिया हुआ है। वैसे जब हम वैक्सीन्स पढ़ते हैं तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स होती है, सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स होती है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स होती हैं। वैसे ही बेटा जब आईयूडीज स्टार्टिंग में आई थी तो फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज आई थी, धीरे धीरे बेटा इंप्रूवमेंट होती है, बेटर आईयूडीज आने लगती है। तो जो सबसे पहले आईयूडी आई थी उसको हम कहते हैं इनर्ट आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। फिर आईयूडीज आई कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज। तो हम 3 कैटेगरीज में आईयूडीज को पढ़ते हैं, हम उसके बेटा क्लासिफिकेशन लिखते हैं। दैट आईयूडीज जो होती हैं इनको आप 3 बेटा पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक जिन्हें हम कहते हैं बेटा इनर्ट आईयूडी, या फिर इसे हम बेटा नॉन मेडिकेटेड आईयूडी भी कहते हैं। बेटा ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसके मोड ऑफ एक्शन से, इसके एग्जाम्पल से, मैच द फॉलोइंग, मतलब लगातार क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको पीवाईक्यूज जब कराऊंगी तो आपको रियलाइज होगा। एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनर्ट आईयूडी का कौन एग्जाम्पल है, कॉपर रिलीजिंग का कौन है, हार्मोनल का कौन है, ठीक है ना। तो इनर्ट आईयूडी या नॉन मेडिकेटेड आईयूडी हो गया। फिर दूसरा आ गया बेटा दैट इज कॉल्ड एज कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, जिसके नाम में ही है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ये कॉपर रिलीज कर रहा होता है बेटा छोटे क्वांटिटी में। जब ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूट्रस में प्लेस किया जाता है तो ये कॉपर रिलीज करता है। फिर कॉपर फर्दर क्या करता है वो तो हम पढ़ेंगे ही। एंड तीसरी कैटेगरी आती है बेटा जिसे हम कहते हैं हार्मोनल आईयूडी। अब जिसका नाम ही है हार्मोनल, वो कहीं ना कहीं बेटा कुछ ना कुछ हॉर्मोन्स बेटा रिलीज कर रहा होगा बॉडी के अंदर और प्रेगनेंसी को रोक रहा होगा। देखो मैं आज तो नहीं पढ़ा पाऊंगी पूरा, लेकिन एटलीस्ट मैं इनके एग्जाम्पल्स और सिर्फ नॉन मेडिकेटेड आईयूडी के बारे में बता के चली जाती हूँ, क्योंकि नॉन मेडिकेटेड आईयूडी सिर्फ एक ही लाइन हमें लिखनी है कि ये जब आपके यूट्रस के अंदर प्लेस किया जाता है तो ये स्पर्म की फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है। सो ओवरऑल भी आईयूडीज के लिए जब जनरल बात लिखी जाती है, और स्पेसिफिकली अगर मैं इनर्ट आईयूडी की फंक्शनिंग बताऊं तो इनर्ट आईयूडी या नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, जैसे ये हार्मोन रिलीज कर रहा है, ये कॉपर रिलीज कर रहा है, इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी है नहीं। ये फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज थे और इन्हें जब प्लेस किया जाता है तो इसके बारे में सिर्फ एक लाइन लिख लो कि इनकी प्रेजेंस से it increases phagocytosis of or you can say it causes phagocytosis of the sperm, और sperm की phagocytosis cause करेगा। That's how it prevents pregnancy। अच्छा एक चीज और, आईयूडीज ना अलग अलग शेप्स में अवेलेबल होते हैं, अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं, कॉपर वायर के बने हो सकते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने हो सकते हैं, प्लास्टिक के बने हो सकते हैं। वो लाइन को भी मैं लिखवा देती हूँ और केवल मैं आज आपको यही इनर्ट आईयूडी वाला पॉइंट लिखवा के जा रही हूँ, जिसका एक ही एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लिपेज लूप। तो लिपेज लूप इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्ट आईयूडी। बेटा बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जांपल CUT होता है, CU7 होता है। इसके तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि कॉपर रिलीजिंग है,
लेकिन जो नाम बेटा तुम्हें याद नहीं या जिसके चांसेस हो सकते हैं गलत होने के, दैट इज मल्टीलोड 375, वो याद रखना, दैट इज कॉपर रिलीजिंग आईओडी। और हार्मोनल आईओडी के एग्जांपल होते हैं LNG-20 एंड प्रोजेस्टासर्ट। आज मैं केवल इनर्ट के बारे में बता के जाती हूँ, फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो एक पॉइंट मैं यहाँ पे और ऐड कर दे रही हूं, आप चाहो तो बेटा कहीं पे एडजस्ट करके लिख लेना कि these are available in various shapes and made of stainless steel, plastic, etc. And inert IUD increases phagocytosis of sperms. एंड एक ही एग्जाम्पल है, लिपीज लूप, ठीक है ना। बस इसका एक एग्जाम्पल याद रखो बेटा। इनके एग्जाम्पल्स हम अगले दिन ही डिस्कस करेंगे जब हम इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कैसे काम करती है या हार्मोनल आईयूडी कैसे काम करती है, ठीक है ना। आज यहीं तक रखते हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी खत्म हो जाएंगे और आई थिंक हमारा MTP वाला टॉपिक भी आ जाएगा। तो आई होप आज आपको जितना पढ़ाया आपको हर एक चीज समझ में आई, आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी। एंड क्वेश्चन पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। आई होप यू ऑल लर्नड एंड अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एवरीथिंग। हर चीज के पीछे का कॉन्सेप्ट आपने सीखा आज की क्लास में, ठीक है ना। तो अब हम कल की क्लास में बेटा शुरुआत करेंगे। कल की क्लास तो है ही नहीं, सॉरी, कल की तो क्लास है ही नहीं। जब भी क्लास होगी वेंसडे वाली क्लास में बेटा कंटिन्यू करेंगे यहां से, ठीक है ना। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद इतने पेशेंटली पढ़ने के लिए और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए। आई होप आप बहुत पेशेंटली बहुत अच्छे से मेहनत करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। भगवान करे आप लोग ऐसे ही यूं ही मेहनत करते रहें, आपकी तबीयत सही रहे और आपका जो नया साल हो वो सच में बहुत अच्छा जाए बेटा, ठीक है, बहुत अच्छा जाए। आप लोग बहुत अच्छी मेहनत कर पाए, बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाए, बहुत अच्छी रिवीजन कर पाए और आपके आसपास के जितने बैरियर्स हैं वो बैरियर्स आप लोगों को रोक ना पाए, यही मैं कामना करूंगी कि आप लोगों के साथ हो, ठीक है ना। डन एवरीबॉडी। तो थैंक यू स्लाइड ले आऊं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। सारे बैरियर्स को बेटा खुद से हटाना, क्योंकि ये बैरियर हटेगा तभी ये वाला बैरियर हटेगा और तभी आप बेटा यहाँ पे आ पाएंगे। आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन सभी होंगे बट you have to बेटा make sure that you are not distracted, ठीक है ना। every time we say the same thing because there is nothing new, कोई नई मोटिवेशनल बात और कोई बहुत बहुत नया सा कुछ नहीं है कि मैं एकदम से एक जादू की छड़ी घुमा दूं और आपको एक बात बता दूं। ये थैंक यू सो मच सर मत बोला करो, सर पे पड़ेगी तुम्हारे। हाँ, तो ऐसे कोई जादू की छड़ी नहीं है, ऐसे कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है बेटा कि जो तुम्हें एकदम से मैं बता दूं और एकदम से तुम्हारी जिंदगी में बेटा वो किरण रोशनी की आने लग जाए, अचानक से तुम्हें वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाए कि आज तो मजा आ गया। एवरी डे वी से द सेम थिंग्स, यू नो, बिकॉज एक्चुअल में वो बातें ना बहुत बोरिंग होती है, जो सच होती है ना। तो बोरिंग बातें हैं जिनसे तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, बट वही बोरियत बेटा स्क्रीन के इस पार भी तुम्हें लेके आ सकती है। अभी देखो कहने का मतलब ये है, मैं तो ये कभी नहीं कहती हूँ बेटा मैं नीट की टीचर हूँ, है ना, मुझे मालूम है, और मैं लेकिन कभी भी ये नहीं कहती हूँ क्योंकि वो सच बात नहीं है कि तुम्हारी ये लाइफ अगर नहीं होगी तो तुम्हारी लाइफ नहीं अच्छी हो सकती, है ना। ऐसा मैं तुम्हें कभी भी नहीं बोलती हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि आप डॉक्टर नहीं बनेंगे अगर तो आप बिल्कुल अच्छा कुछ नहीं करेंगे, या सिर्फ आप डॉक्टर बनेंगे तो ही आपके समाज में इज्जत होगी, जीवन में इज्जत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। इनफैक्ट मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि जो फील्ड तुमने सिलेक्ट करी है एक्चुअल में दैट्स नॉट एन इजी वे टू गो, दैट्स एक्चुअली टफ, दैट्स एक्चुअली मच टफर देन मोस्ट ऑफ द फील्ड। ये रियलिटी मालूम होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं होता कि टफ है तो करना नहीं चाहिए बेटा। लोग
अपनी इच्छा से, अपने पैशन से बहुत सारे लोगों को, और इसीलिए ना वही इंसान जिसको पैशन है, जिसको इंटरनली अंदर से ये है कि मुझे यही करना है ना, वो बंदा उस फील्ड में बहुत अच्छा कर पाता है। बिकॉज एक्चुअल में ये एक ऐसी फील्ड है जो आपकी लाइफ टाइम, जो अब मुझे और ये नहीं करना है, फलाना नहीं करना है, तो बेटा मेहनत नहीं करने वाला बच्चा यहाँ पे कैसे बेटा आगे सरवाइव करेगा? क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है जो आपके लाइफ टाइम बेटा आपकी मेहनत को डिमांड करेगी, ठीक है ना। तो वो रियलिटी आपको मालूम होनी। ये क्या मैं क्या लैग कर रही हूं बार बार? वही तो मैं सोच रही हूँ, ये मैं लैग कर रही हूँ ना भाई, ये इतना लैग क्यों कर रहा है आजकल यार? ओ भाई साहब, ये लैग क्यों कर रहा है? ये इतना लैग क्यों कर रहा है? बहुत ज्यादा लैग कर रहा है आज। ये देखो, कुछ ना लायक सॉन्ग गाओ मैम। क्यों भाई, क्यों? अपना पढ़ और जा तू यहां से। सॉन्ग गाओ मैम, सॉन्ग गाओ मैम। अरे भाई, सॉन्ग गाती हूं क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है भाई। अब इसको ऐसा मत बना दो कि मैम को उस चीज में भी फिर गुस्सा आने लग जाए और मैम गाए ना। मैं गाती हूँ, मुझे बहुत मन से वो चीज करना पसंद है, मैं किसी के दबाव में आके नहीं करूंगी। डेट लिखी है मैम, समाप्ति एक्सप्रेस लिखी है मैम, तुम पढ़ो बेटा जाके जिंदगी में कुछ। नालायक। अब ठीक है ना, अब तो बेटा लैग नहीं है, अब तो लैग नहीं है। सो ऑल इन ऑल द फील्ड दैट यू हैव सिलेक्टेड विल ऑलवेज रिक्वायर योर हार्ड वर्क, योर पेशेंस, योर डेडिकेशन। बट आई नेवर से कि वो नहीं करोगे तो जिंदगी में इज्जत नहीं होगी। इज्जत तो बेटा वैसे भी नहीं होगी, तो बेटा ठीक है ना। इज्जत का क्या है भाई, इज्जत का झंडा लेके मत घूमा करो। बहुत अच्छे अच्छे फील्ड्स हैं जिनमें बेटा आप मचा सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। वो बर्डन लेके मत चलना। लेकिन अगर ये करना है, क्योंकि आप यहाँ पे बैच के अंदर इसीलिए आए हैं, बिकॉज आपको ये करना है, इसीलिए आप आए हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, आई रियली होप कि आप इसीलिए आए क्योंकि आपको ये करना है। तो इसके लिए तो ऑप्शन पढ़ना है, और पढ़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब दफा मत होइए बेटा, मैं गाना सुना देती हूँ। वो उस बच्चे को दफा हो जाओ मैं बोलने वाली थी, जिसने मुझे बोला था सुनाई है, ठीक है ना। तो मैं गाना आप लोगों को सुना देती हूँ गाइस, ठीक है। क्या गाना सुनाया जाए कि फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। माँ के लिए गाना सुनाती हूं क्योंकि बस मन कर रहा है कि तो याद आता है, पर आगे का गाना तो फॉर ऑल दी मदर्स। क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट से जो संवाद में मिली भी थी ना, तो मेरे को बच्चियां बता रही थी कि मैम मेरी मम्मी भी डंडना डंडन करती हैं, लेक्चर्स देखती हैं आपके, तो बहुत सारी मम्मियां मेरे लेक्चर्स को देख रही होंगी। तो अब मेरी अपनी मम्मी के लिए और आपकी मम्मियों के लिए एक गाना मेरी तरफ से। सारी मम्मियां प्लीज हेलो हाय एंड द सॉन्ग इज फॉर यू। हाँ तो रिपीट है तो क्या हुआ, तुम जो रिपीटेडली गंदे मार्क्स लेके आते हो बंद कर दूं यहाँ पे मैं। बढ़िया है, रिपीट है, 4 बार सुना सकती हूँ मैं एक ही गाना। लुका छुपी मुझे ना आता नहीं एक्चुअली, मेरी माँ भी मुझे नहीं आता है। लेकिन एक और माँ से रिलेटेड बहुत अच्छा गाना है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, इज ऑल्सो नाइस। बट माँ से रिलेटेड एक बहुत उंगली पकड़ के इज ऑल्सो वेरी नाइस। मैंने तुम्हें कौन सा गाना सुनाया है? उंगली पकड़ के सुनाया है, पता नहीं क्या सुनाया है मैंने तुम्हें यार, पता नहीं क्या ही सुनाती रहती हूँ मैं वो सुना देती हूँ, तू कितनी अच्छी है, ठीक है ना। कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली मुझे पता भोली से क्या याद है, बेलन। हमारी भोली मम्मी इतनी भोली है कि बेलन और चप्पलों से वार करती हैं, ठीक है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
बट ऑन अ सीरियस नोट, जब आप दुनिया में बाहर जाएंगे ना बच्चों, जब आप अभी आगे, हो सकता है अभी भी बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, मम्मी से दूर रहते हैं, बट आगे जब आप कॉलेज में, नौकरी में अकेले रहेंगे ना, बाहर रहेंगे, देन यू विल एक्चुअली रियलाइज द मीनिंग ऑफ द लाइन्स दैट सेज कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों के, तू फुलवारी है। इस लाइन का अर्थ आपको तभी समझ में आएगा कि सच में बेटा, जब आप रियलिटी हिट करती है ना आपको, दैट हाउ द अदर पीपल ट्रीट यू एंड हाउ द अदर पीपल आर एक्चुअली, एंड हाउ योर मदर इज। बट एनीवे, लव यू ऑल। माँ बाप का दिल मत दुखाइए, पढ़ाई कीजिए बेटा, ठीक है ना, क्योंकि सारा दिल तो बेटा मेरा ही दुखाओगे यहाँ पे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। लव यू ऑल बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय।